नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस पीडब्ल्यू के अमेजिंग से प्लेटफॉर्म पे। और हम फिर से आपके सामने हाजिर हैं इस उद्गम सीरीज के ही सीक्वेंस में। अगला फिजिकल केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट टॉपिक, एंड दैट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज व्हाट? फेज इक्विलिब्रियम। अब ये जो फेज इक्विलिब्रियम है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि रिसेंट ईयर में बहुत सारे सवाल कंसिस्टेंटली इस टॉपिक से पूछे गए हैं, पहला। दूसरा, ये इसको इंपॉर्टेंट बोलने का कारण ये है कि जो भी सवाल पूछे गए हैं वो बहुत ही आसानी से हो सकते हैं, और उनके पीछे जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत आसान है, इजीली समझे जा सकते हैं। तो डेफिनेटली सवाल पक्का आता है और सवाल इजी भी होता है। तो अब आपके मन में सवाल ये आ रहा होगा कि सर ठीक है, सवाल भी आता है, सवाल इजी भी होता है, उस सवाल को करें कैसे? तो उस सवाल को करने के लिए आज की वीडियो में जो भी मैं बातें बोलूंगा वो सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। डेफिनेटली उन सारी बातों से आप सवाल कर पाएंगे, और इसका भी मैं आपको प्रूफ दूंगा, क्योंकि मैं आज ही के वीडियो में आपको सारे प्रीवियस ईयर भी करवाने वाला हूं। तो आइए बिना किसी देरी के हम इस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज फेज इक्विलिब्रियम की चर्चा शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको यह बता दूं कि जो टॉपिक है ये अपन पढ़ने कैसे वाले हैं, किस सीक्वेंस में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले तो अपन फेज, कंपोनेंट और डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में जानेंगे। उसके बाद अपन फेज डायग्राम पढ़ेंगे थोड़ा बहुत। फिर इन दोनों बातों को जो अपन जानेंगे उससे सवाल करेंगे, जो भी प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। जो भी सवाल प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उनको अपन डेफिनेटली करने वाले हैं। जो भी बातें, पहले अपन बातें बोलेंगे, बातें सीखेंगे, जो भी बातें हैं उनको समझेंगे, फिर जो भी बातें अपन ने समझी हैं उनको अप्लाई करते हुए चलेंगे सवालों में, राइट? तो आइए मैं शुरुआत करता हूं इस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की, दैट इज व्हाट? फेज इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो मैंने ऊपर हेडिंग डाल दिया फेज इक्विलिब्रियम। तो सबसे पहले तो मैं आपको इस पूरे एक चैप्टर का जो ऊपर मैंने नाम लिखा है, थोड़ा सा मैं आपको नाम ब्रीफ कर दूं, है ना? तो जैसे कि आप समझ पाए होंगे, एक वर्ड है फेज और दूसरा वर्ड है इक्विलिब्रियम। बहुत आसानी से समझना, बहुत सिंपल सा चैप्टर है। ठीक है, तो अगर मैं इक्विलिब्रियम की बात करता हूं, इक्विलिब्रियम क्या है सर? इक्विलिब्रियम एक ऐसी कंडीशन है जिसमें कोई चीज अगर एक से दूसरी चीज में बदल रही है तो दूसरा भी उतना ही पहले में आ रहा है। इसको और एक स्टेप ऊपर लेके जाऊं तो लेट सपोज अगर मैं कोई केमिकल रिएक्शंस की बात करता हूं, और केमिकल रिएक्शन में अगर मुझे इक्विलिब्रियम की बात करनी है, तो मैं उस केमिकल रिएक्शन की इक्विलिब्रियम को कैसे डिफाइन करूंगा कि सर अगर कोई रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जा रहा है तो डेफिनेटली कोई प्रोडक्ट रिएक्टेंट में भी आएगा, और अगर इनके कन्वर्जन का रेट, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट, फॉरवर्ड का रेट, बैकवर्ड का रेट अगर बराबर हो गया तो ऐसी ही कंडीशन को मैं नाम दूंगा इक्विलिब्रियम का। तो आसान भाषा में इक्विलिब्रियम क्या है? जिसमें रेट ऑफ फॉरवर्ड बराबर रेट ऑफ बैकवर्ड होता है। अगेन इसमें एक वर्ड लिखा हुआ है फेज। अब ये फेज का क्या मतलब है? तो फेज का सिंपल सा मतलब है कि जनरली जो मैटर होता है अपने पास, मैटर फॉर एग्जांपल से मैं समझाता हूं। लेट सपोज अगर मैं बात करता हूं पानी, तो वाटर H2O। अगर ये H2O है तो इसकी तीन स्टेट पॉसिबल है, या तीन फेज में ये रह सकता है। एक तो है जी सॉलिड फेज में, आइस, राइट? दूसरा है जी लिक्विड फेज, दैट इज लिक्विड वाटर, राइट ना? और इसका जो तीसरा फेज है दैट इज व्हाट? वेपर, गैस फेज। तो जनरली जो वाटर है वो अपने पास तीन फेज में एग्जिस्ट कर सकता है, और इन्हीं को अगर मैं सॉलिड फेज कहता हूं जिसको मैं आइस कहता हूं, लिक्विड फेज कहता हूं जिसको मैं लिक्विड वाटर कहता हूं, वेपर कहता हूं जिसको मैं गैस कहता हूं, अगर इन सारे फेजेस में मैं इक्विलिब्रियम लगा दूं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहता हूं वाटर सॉलिड है, और अगर ये सॉलिड इक्विलिब्रियम में है लिक्विड के साथ, अगर लिक्विड इक्विलिब्रियम में है गैस के साथ, तो ऐसे रिप्रेजेंटेशन को मैं सिंपली नाम दूंगा जी कि सारे वाटर के फेज किस में है जी? इक्विलिब्रियम में। तो थोड़ा सा आपको यह भी मतलब समझ आया होगा फेज क्या है। फेज कोई भी मैटर का रहने का फॉर्म है, वो सॉलिड में भी एग्जिस्ट कर सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि उसमें टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन क्या है। मतलब ये, लेट सपोज अगर मैं आपसे कहता हूं पानी बर्फ की फॉर्म में है, तो ऑब्वियसली ना यार, अगर आइस की फॉर्म में तो उसके लिए एक टेम्परेचर मेंटेन करके रखना पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही मैंने उसको बाहर रख दिया, फॉर एग्जाम्पल तूने फ्रिज से आइस ली और बाहर रख दी, तो वो पिघल जाएगा। दैट मीन्स कि आपने जैसे उसमें टेम्परेचर का कंडीशन बदला, तो वो सॉलिड फेस में तो नहीं रहेगा, वो बदल के किस में हो जाएगा जी? लिक्विड में। दैट मीन्स
कि सर अगर आप इसको सॉलिड ही रखना चाहते हो तो आपको इसमें एक फिक्स्ड टेम्परेचर और प्रेशर रखना पड़ेगा। सिमिलरली अगर आप इसको लिक्विड ही रखना चाहते हो तो आप इसको फिक्स्ड टेम्परेचर प्रेशर पे रखो। आप इसको अगर वेपर रखना चाहते हो तो फिक्स्ड टेम्परेचर प्रेशर पे रखो, विच मींस कि किसी भी फेज में अगर कोई मैटर है, कोई भी मैटर अगर किसी भी फेज में है तो उस फेज में रहने के लिए उसका एक कंडीशन टेम्परेचर का, एक प्रेशर का वैल्यू फिक्स्ड होना चाहिए, जिसके बेसिस पे ही वो उस फेज में रह सकता है। अगर मैंने टेम्परेचर प्रेशर चेंज किया तो उसका फेज भी बदलेगा, फेज भी बदलेगा। अंग्रेजी में फेज का ट्रांजिशन होगा कब? जब मैं टेम्परेचर प्रेशर बदल दूंगा। और इसी बात को कि जब मैं प्रेशर और टेम्परेचर बदलता हूं और उससे अगर फेजेस का ट्रांजिशन होता है तो उन ट्रांजिशंस को ही अगर मैं रिप्रेजेंट करूं कि कैसे हो रहा है, कैसे अगर मैं टेम्परेचर बदलता हूं तो वो सॉलिड वाले से लिक्विड में जा रहा है या लिक्विड वाले में से गैस में जा रहा है, तो ऐसे ही ट्रांजिशंस को जो कि टेम्परेचर प्रेशर के बदलने से हो रहे हैं, इन्हीं का रिप्रेजेंटेशन अगर करूंगा तो उसको कहता हूं मैं फेज डायग्राम। तो कहीं ना कहने का मतलब यह है कि कहीं ना कहीं अपन को एक तो फेज डायग्राम पढ़ना है जो क्या रिप्रेजेंट करता है, टेम्परेचर प्रेशर के वेरिएशन से फेज का बदलना, पहली बात। दूसरा, यहां पे इस डायग्राम को जानने से पहले सबसे पहले तो हमें यह जानना पड़ेगा कि सर ये जो पानी लिखा आपने, पानी का तो मैं जानता हूं 3 फेज है। अगर मान लो पानी में मैं कुछ ऐड कर दूं तब बताओ कितना फेज होगा? राइट ना, पानी में मैं बहुत सारी चीजें ऐड कर सकता हूं और उसके बेसिस पे अगर मैं उसका ट्रांजिशन देखना चाहूं तब बताओ उसका ट्रांजिशन कैसे होगा। तो कहने का मतलब यह है कि इस डायग्राम तक पहुंचने के लिए सबसे पहले तो हमें कुछ बेसिक जानना पड़ेगा जो इस डायग्राम को समझने में मदद करेगा। और वो बेसिक क्या है? तो उसी बेसिक को अपन कहेंगे फेज, कंपोनेंट्स और डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो आइए मैं सबसे पहले तो आपको इन तीनों का मतलब सिखाता हूं और मतलब सीख के अपन पहुंचेंगे कहां? डायग्राम पे। राइट? तो आइए मैं शुरू करता हूं। सबसे पहले तो मैं शुरू करता हूं व्हाट इज फेज। राइट? अगर मैं बात करता हूं व्हाट इज फेज, सबसे पहले तो अपन इस एक क्वेश्चन का आंसर करते हैं। बहुत सिंपल भाषा में मैं लिखता हूं, इट इज अ फॉर्म ऑफ मैटर दैट एक्सिस्ट, जैसे लिख लो, दैट आर फिजिकली डिस्टिंक्ट, having uniform chemical composition and homogeneous mixture। राइट? कहने का मतलब at particular temperature, at particular temperature and pressure condition। अब ये जो मैंने बात लिखी है, आइए मैं इस बात को एग्जाम्पल से समझाना शुरू करता हूं। तो एक दो मैं एग्जाम्पल समझाऊंगा तो आप उसी सारे एग्जाम्पल्स को समझते हुए जितने भी सवाल इसके रिलेटेड पूछे जाते हैं वो आप सारे अटेम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है जी? तो सबसे पहले तो अपन इस एक जो मैंने यहां पे लैंग्वेज में लिखा है इसका मतलब समझते हैं। तो यहां पे लिखा हुआ है कि इट इज अ फॉर्म ऑफ मैटर। डेफिनेटली कि मैटर कितने फेजेस में एग्जिस्ट कर सकता है। सॉलिड में भी पानी है, वो बर्फ भी रह सकता है तो वाटर ही ना, तो बर्फ भी हो सकता है, वो तेरे पास लिक्विड भी हो सकता है, वो तेरे पास गैसेस फॉर्म में भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि वो किस टेम्परेचर प्रेशर की कंडीशन पे रखा हुआ है। अब सवाल उठता है, वही लिखा हुआ मैंने कि इट इज अ फॉर्म ऑफ मैटर दैट आर फिजिकली डिस्टिंक्ट। वो फिजिकली अलग होना चाहिए, मतलब सॉलिड में फोर्सेस ज्यादा है, ऐसी लिक्विड में थोड़ी सी कम है, गैस में बहुत कम है, तो वो फिजिकली डिस्टिंक्ट हो गए। दूसरा, उनमें यूनिफॉर्म केमिकल कंपोजिशन होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मान ले मैंने कहा जी ये मेरे पास क्या है, वाटर सॉलिड, और ये है मेरे पास वाटर लिक्विड, तो अब तुम्हें पक्का पता है कि सर ये जो सॉलिड है इसका यहां तक जो केमिकल कंपोजिशन रहेगा, केमिकल बिहेवियर रहेगा, वो सेम रहेगा, मॉलिक्यूल पास पास रहेंगे। जैसे ही मैं ऊपर गया ये लिक्विड फॉर्म में ऊपर फिजिकली डिस्टिंक्ट होगा। तो या तो ये फिजिकली डिस्टिंक्ट होना चाहिए, जो भी फेज, या तो फिजिकली डिस्टिंक्ट होना चाहिए, या तो उसमें केमिकल कंपोजिशन बदल जाना चाहिए, या वो जहां तक वो यूनिफॉर्मली मिक्सचर में है वहां तक मैं उसको एक फेज की तरह काउंट करूंगा। आइए मैं इन सारी बातों को एग्जांपल से समझाना शुरू करता हूं, ध्यान से सुनना। ठीक है?
लेट सपोज मैंने एक एग्जांपल लिया, सबसे बेस्ट एग्जांपल है, सबसे प्यारा एग्जांपल है, मैंने एग्जांपल लिया वाटर। वाटर सॉलिड है, ये इक्विलिब्रियम में है, वाटर लिक्विड, और ये इक्विलिब्रियम में है जी वाटर। तो यहां से आपको डेफिनेटली एक बात जो समझ आनी चाहिए वो ये है कि सर अगर मेरे पास सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, तो मुझे यहां पे वाटर के 3 फेज नजर आ रहे हैं, डेफिनेटली नजर आ रहे हैं। और अगर नजर आ रहे हैं तो मैं यहां पे डायरेक्ट लिखूंगा जी फेजेस कितने हैं जी, यहां पे 3। अब ये 3 फेज क्या है, तो आपको पता है कि सर सॉलिड अलग दिखेगा मुझे, जो तुम्हें अलग दिख जाए, जो तुम्हें अलग दिख जाए। फॉर एग्जांपल एक दूसरा एग्जांपल लिखता हूं। मान ले मैंने लिखा NaCl प्लस में वाटर लिक्विड। तो NaCl सॉलिड है, अभी मैं सारी बातें लिखूंगा। अभी अगर मैं NaCl और यहां पे आपको ले लूं दैट इज वाटर लिक्विड, तो मैंने सिंपली आपको NaCl जो नमक है उसको मैं पानी में घोल रहा हूं, तो डेफिनेटली तुम्हें क्या लगेगा सर, वो घुल जाएगा। और अगर घुल जाएगा तो लेट सपोज मैं एक पानी में आपको नमक घोल के दे दूं, तो आप पहचान पाएंगे क्या भैया यहां तक नमक है, यहां तक पानी है? आप नहीं पहचान पाएंगे। ऐसा क्यों? ऐसा इस वजह से क्योंकि सर नमक उस पूरे पानी में घुल गया है, वो यूनिफॉर्मली मिक्स हो गया है, दैट इज होमोजीनियस मिक्सचर है उनका। तो वो पूरा ही मिक्स हो गया है, वो पूरा एक ही नजर आएगा, और एक ही नजर आएगा तो मुझे अब इसमें फेज है, जो होमोजीनियस मिक्सचर एक ही दिख रहा है, तो मैं फेज कितना कह दूंगा जी, एक। राइट ना? दैट मींस कि सर अगर मेरे पास या तो फिजिकली डिस्टिंक्ट हो, अब ऐसे ही अगर मैं बात करता हूं, लेट सपोज मैं कहता हूं मेरे पास क्या है, वाटर, और मैंने इसमें डाल दिया एल्कोहल, ROH। अब जैसे मैंने अल्कोहल पानी में डाला, तो आप थोड़ा सा सोच के देखिए कि सर अल्कोहल है, अल्कोहल मतलब पोलर है, तो दोनों ही लिक्विड, ये भी लिक्विड है, ये भी लिक्विड है दोनों ही लिक्विड। बट ये वाला कैसा है जी, पोलर। नीचे वाला कैसा है, पोलर। तो सर पोलर है, नीचे वाला भी पोलर है, दोनों ही पोलर है, तो दोनों घुल जाएंगे। और अगर दोनों घुल जाएंगे तो क्या आप ROH और H2O को अलग अलग देख पाएंगे? सर बिल्कुल नहीं देख पाएंगे, और नहीं देख पाएंगे दैट मींस वो फिजिकली डिस्टिंक्ट नहीं है, वो एक ही जैसे हैं। तो सर मैं फेज का वैल्यू कितना बोलूंगा जी, 1। राइट? ये सारे एग्जांपल से आप नोट कर सकते हैं, 1 2 3। आपको इससे आइडिया होता रहेगा और क्लैरिटी होती रहेगी जैसे जैसे मैं एग्जांपल लिखता चलूंगा। ऐसे ही मैं लिखता हूं जी 4th एग्जांपल। लेट सपोज मैंने लिया जी एक वाटर, बहुत बढ़िया, वाटर लिया, वाटर लिक्विड, H2O लिक्विड, बहुत बढ़िया। इसमें मैंने ऐड कर दिया जी H2O या CCl4, और इसी में मैंने ऐड कर दिया ROH। राइट? अब सवाल उठता है कि सर जैसे आपने वाटर लिया, आपने उसमें CCl4 ऐड किया, और उसके बाद आपने ROH ऐड किया, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब एक सेकंड के लिए अगर मैं ROH हटा भी दूं, तो अब मैं अगर आपसे पूछूं सिंपल भाषा में इन दोनों को कंपैरेटिवली करके कि सर इस केस में तो ये दोनों ही पोलर थे, ये भी पोलर था, ये वाला भी पोलर था, ये वाला भी पोलर था, तो सर लाइक डिसॉल्व लाइक प्रिंसिपल के आधार पे ये दोनों घुल जाएंगे। वेयर एज ये कैसा है जी, नॉन पोलर है, दोनों ही लिक्विड, बट इनका नेचर अलग अलग है। दैट मींस कि अब मुझे ये घुलते हुए नजर नहीं आएंगे। दैट मींस कि मुझे अब 2 फिजिकली डिस्टिंक्ट दिखेंगे, एक इधर एक ऊपर लेयर, 2 लेयर दिखेंगी। एंड दैट मींस कि मुझे फेस कितने नजर आ रहे हैं, 2। सिमिलरली एक और एग्जांपल लेते हैं। इस केस में मैं पहले तो फेज लिख दूं, यहां पे फेज कितने हैं जी। आई होप सो आपको ये सारी बातें थोड़ी थोड़ी क्लियर हो रही होंगी। मैं एक एक करके सारे एग्जांपल्स में एक एक लेवल अप करते जा रहा हूं, ठीक है जी। जैसे एग्जांपल नंबर 5वां, अगर मैं आपसे कह दूं ROH C6H6 CCl4 और H2O, ये सारे एक डब्बे में है, ये सारे एक डब्बे में है, और मैं आपसे अगर पूछूं कि बताओ इसके फेज कितने हैं, तो आप बिल्कुल भी मुझे आंसर नहीं कर सकते करेक्टली। मतलब आइए मैं इसका मतलब आपको सिखाता हूं। जो मैंने अभी लाइन बोली, मैंने ये बोला कि अगर मैं आपसे कहता हूं कि ये एक मिक्सचर में है और आप इसका फेज बताइए, तो आप मुझे ये पूछेंगे कि सर ये बताओ पहले कौन सा डाला है। क्यों? क्योंकि अगर लेट सपोज आपने यहां पे लिखा है वाटर, आपने यहां पे लिखा है CCl4, आपने यहां पे लिखा है अल्कोहल, और यहां पे लिखा है जी आपने बेंजीन। सेम सेम चारों को मैं अगर इस सीक्वेंस में डालूं, यहां पे मैंने लिखा है ROH, यहां पे मैंने लिखा है जी वाटर, यहां पे मैंने लिखा है जी CCl4, और यहां पे मैंने लिखा है C6H6। अगेन इन चारों को ही मैं अगर इस सीक्वेंस में डालूं कि पहले मैं डाल देता हूं जी C6H6, फिर मैं डाल रहा हूं जी CCl4,
है ना। फिर मैं डाल रहा हूं जी H2O और फिर मैं डाल रहा हूं जी यहां पे ROH। अगेन इसी में मैं एक और अगर सीक्वेंस बनाऊं कि मान लो मैंने यहां पे डाला जी C6H6, फिर मैंने डाला यहां पे ROH, फिर मैंने यहां पे डाला CCl4 और फिर मैंने डाला वाटर। ये मैंने चार आपके सामने कंडीशंस या सीक्वेंस बना दिए हैं ऊपर वाले सब्सटेंस को लेके। ऊपर वाले चारों के चारों लिक्विड है, उनको मैं डाल रहा हूं। तो सर अगर आपने पूछा कि बताओ अगर ये मिक्सचर में है तो बताओ क्या फेज होंगे, तो उसके लिए मैंने यहां पे चारों पॉसिबिलिटी बना दी। अब ये चारों पॉसिबिलिटी का मतलब क्या है? तो सर अगर आप पूछते हो ना इसमें फेज कितने, तो आपको यह भी बताना पड़ेगा कि आपने पहला कौन सा डाला है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि मान लो अगर आपने पानी कहा ये तो पोलर है, बोलो जी ये कैसा है जी? नॉन पोलर। ये कैसा है जी? पोलर। और ये कैसा है जी? नॉन पोलर। तो इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि सर आपने हमें अभी बताया कि लाइक डिसॉल्व लाइक प्रिंसिपल के आधार पे जो भी पोलर पोलर कांटेक्ट में होगा वो घुल जाएगा, उसका फेज एक ही होगा। बट ये तो नॉन पोलर है, ये पोलर है, ये पोलर है, ये नॉन पोलर है। तो इसमें लेयर बनेगी पोलर की, फिर उस पर नॉन पोलर की, फिर पोलर की, फिर उसके ऊपर नॉन पोलर की। तो इसमें फेज कितने नजर आएंगे जी? चार। आई होप सो ये बात क्लियर होगी। है वही सब्सटेंस, बट इस केस में देखो ROH और वाटर ये भी पोलर है, ये भी कैसा है जी? पोलर है। ये कैसा है जी? नॉन पोलर। और ये भी कैसा है जी? नॉन पोलर। अब इस केस में क्या होगा सर? है वो चारों ही लिक्विड, बट इस केस में अगर आपने सीक्वेंस एडिशन वाला अलग किया है कि पहले आपने ROH डाला फिर आपने वाटर डाला, तो ये तो घुल जाएंगे, ऊपर वाले भी घुल जाएंगे। पर इनका जो मिक्सचर होगा, इनका जो मिक्सचर होगा वो आपस में नहीं घुलेगा। तो इसका फेज एक हो जाएगा, इसका फेज एक हो जाएगा। टोटल फेज कितना हो जाएगा जी? दो। अगेन इधर आ जा। इधर मेरे पास क्या है? अल्कोहल। अल्कोहल का पोलर नेचर है, अगेन इसका भी पोलर नेचर है, इसका नॉन पोलर। एनपी मतलब नॉन पोलर है ना, शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूं मैं, एनपी मतलब नॉन पोलर। अब इसी से आप समझ पाएंगे सर अगर ये दोनों कांटेक्ट में आ गए तो घुल जाएंगे, है ना। ऐसा जरूरी नहीं है कि वो पोलर ही घुलते हैं, नॉन पोलर भी घुल सकते हैं, लाइक डिसॉल्व लाइक। ठीक है, इसका मतलब सर यहां भी ये घुल के एक फेज बनाएंगे, ये घुल के एक फेज बनाएंगे। टोटल फेज कितने हो गए? दो। इस केस में टोटल फेज कितने हो जाएंगे सर? इस केस में आपने पहले बेंजीन डाला, फिर अल्कोहल, फिर बेंजीन सॉरी फिर CCl4, फिर आपने डाला है जी वाटर। तो इसका मतलब यहां पे फेज कितने हो जाएंगे? चार, क्योंकि इसमें नॉन पोलर पोलर नॉन पोलर पोलर की लेयर है। तो आई होप सो आपको इतना समझ आ रहा होगा कि सर अगर आपने लिक्विड दे दिया है तो उस लिक्विड में आपको अगर एक से ज्यादा लिक्विड दिख रहे हैं तो उसमें आपको सीक्वेंस बताना पड़ेगा कि मैं किस सीक्वेंस में उनको इस सिस्टम में रख रहा हूं, क्योंकि उसी के आधार पे, उनकी पोलैरिटीज के आधार पे मैं उसका फेज डिफाइन करूंगा। राइट, चलो बहुत बढ़िया। तो ये दूसरी बात थी सीखने के लिए। ये पहला एग्जाम्पल हो गया, हर एक एग्जाम्पल में आप सीख रहे हैं। ये दूसरा एग्जाम्पल हो गया, ये तीसरा एग्जाम्पल हो गया, ये फोर्थ एग्जाम्पल हो गया। अगेन एग्जाम्पल नंबर फिफ्थ। अब मैं चलता हूं जी सिक्स्थ एग्जाम्पल पे। मान लो अगर मैं आपसे कहता हूं कि मेरे पास AgCl है सॉलिड, और वो पार्शियली डिसोसिएट हो रहा है इन आयंस में। राइट, सेम सेम डिट्टो सेम। मैंने लिया नमक, वो भी सॉलिड है, वो भी पानी में डालते ही टूट जा रहा है, और उसके टूटने से जो आयंस बन रहे हैं वो क्या है? Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। राइट, मैंने दोनों बातें लिख दी यहां पे। अब यहां से कमाल की बात जो आपको समझनी है वो ये है कि जैसे ही मैंने ये दो बातें लिखी हैं, इन दोनों का मतलब क्या है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? सर दोनों में डिफरेंस जो हमें देख के नजर आ रहा है वो ये है कि इसमें तो आपने इक्विलिब्रियम डाला हुआ है, इसमें कोई इक्विलिब्रियम नहीं है। इसका मतलब सर आपने जो सबसे पहले हमने एक इक्विलिब्रियम वर्ड समझा था ना, मतलब इक्विलिब्रियम वो होता है जो आगे भी जाए और पीछे भी आए, और पीछे आने के लिए उसका रिएक्टेंट का अमाउंट होना चाहिए कुछ ना कुछ। आसान भाषा में, अगर ये इक्विलिब्रियम में है इसका मतलब ये भी सॉल्यूशन में है और ये भी है सॉल्यूशन में। वेयर इज, अगर मैं इसकी बात करता हूं तो यहां पे मेरे पास NaCl पूरा ही टूट जा रहा है पानी में। तो यहां पे अगर मैं इसका सिस्टम बनाता हूं तो इसमें मेरे पास NaCl सॉलिड फॉर्म में नहीं है, क्योंकि अगर सॉलिड में होता तो मैं ऐसे बनाता, और उस कंडीशन में इसको मैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहता, है ना। तो फिलहाल के लिए मैंने इसको ऐसा बोला, दैट इज NaCl, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में टूटा। अब ये जो बात मैंने बोली है ये इंपॉर्टेंट क्यों है? इंपॉर्टेंट इस वजह से है क्योंकि अब अगर मैं आपसे फेज पूछता हूं, बताओ
कि नंबर ऑफ फेजेस कितने हैं, और इसमें नंबर ऑफ फेजेस बताओ, तो आप डेफिनेटली मुझे बता सकते हैं। और कैसे बता सकते हैं कि मान लो सर अगर मेरे पास वाटर है और मैंने उसमें नमक डाला, तो ये एक्वस का मतलब क्या है? एक्वस, तुम कहोगे सर वाटर तो नहीं लिखा, एक्वस का मतलब होता है वाटर। तो एक तो वाटर है लिक्विड वाला फेज, दूसरा इसमें ही Na पॉजिटिव भी घूम रहे हैं या Cl नेगेटिव भी घूम रहे हैं, तो इसका मतलब मुझे यह समझ आता है कि सर वो ना एक्वस फॉर्म में है, घुले हुए हैं, और घुले हुए हैं दैट मीन्स मैं उसको सेपरेटली नहीं देख सकता। अगर एक गिलास में मैं नमक घोल के तुम्हें दे दूं और बताऊं, पूछूं कि Na पॉजिटिव कहां है, तो आप नहीं बता सकते मुझे, वो तो मिक्सअप है, पूरा घुल चुके हैं उसमें। तो आसान भाषा में अगर मैं ये वाला ही फेज कंसीडर करता हूं, मतलब ऐसा ही सिस्टम कंसीडर करता हूं, तो एक तो पानी का है और पानी में ही Na आयंस घुल रखे हैं, तो टोटल फेज इसमें कितने हो जाएंगे जी? 1। बट अगर मैं इस केस में बात करता हूं, तो इस केस में मेरे पास आयंस तो हैं और वो पानी में घुलेंगे, तो जो चीज घुल चुकी है वो मुझे अलग नहीं दिखेगी। तो पानी में आयंस तो हैं, बट साथ में AgCl पार्शियली डिसोसिएट कर रहा है, दैट मीन्स वो भी प्रेजेंट होगा। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये कि यहां पे एक तो लिक्विड वाला फेज है जिसमें आयंस भी टहल रहे हैं, और दूसरा है सॉलिड वाला फेज। तो टोटल फेज कितने हो गए? 2। आई होप सो ये आपको समझ आया होगा। अब इसी से सेम डिट्टो अगर मैं इसी को लिखना चाहूं, तो लेट सपोज या तो वो ऐसे देगा, या फिर अगर मैं ऐसा कह दूं कि हां, अगर मेरे पास कोई ऐसा सिस्टम है जिसमें ये आयंस प्रेजेंट है, सिमिलरली इसमें भी अगर मैं रिप्रेजेंट करूं, ये भी आयंस मेरे पास प्रेजेंट है, तो इन दोनों से आप क्या समझते हैं? दोनों से एक बात जो आपको समझ आनी चाहिए वो ये है कि सर Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव में इसमें आपने NaCl वाला नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा? क्योंकि पहली बात तो ये सारा रिप्रेजेंटेशन वो है जो सॉल्यूशन में है, और सॉल्यूशन में क्योंकि NaCl तो अगर सिंगल एरो से दिखा रहा हूं दैट मींस वो पूरा ही टूट रखा है जी। NaCl सॉलिड नहीं है, नहीं है तो मैंने NaCl सॉलिड नहीं लिखा। वेयर एज इस केस में AgCl सॉलिड भी है और उसके आयंस भी हैं सॉल्यूशन में, तो हां इस केस में मैं AgCl सॉलिड भी लिख रहा हूं कि वो भी प्रेजेंट है सॉल्यूशन में। आई होप सो इस बात का और इस बात का आपको रेलेवेंस समझ आया होगा कि इसी बात को मैं ऐसे बोल रहा हूं, वाइस वर्सा अगर मैं ये बात दे दूं तो आपको ये भी बनानी आनी चाहिए। ठीक है, आइए मैं इसी से बहुत सारे एग्जांपल्स और पूछ लेता हूं आपसे। अगर मैं कहता हूं मान ले मेरे पास क्या है Na2SO4, अगर ये टूटेगा 2Na पॉजिटिव एक्वस में और SO4 2 नेगेटिव एक्वस में, मुझे आपसे ये जानना है अगर मैं इसको फेज या यूं कह ले इसमें मैं फेज निकालना चाहूं तो कितने फेज होंगे? अगर मैं इसको ऐसे रिप्रेजेंट करूं तब बताओ इसमें कितने फेज होंगे? तो आप इजीली मुझे बता सकते हैं, बिल्कुल इजीली बता सकते हैं कि सर यहां पे आपने कहा है सॉलिड है, और इक्विलिब्रियम साइन का बहुत इंपॉर्टेंस है, और इस इक्विलिब्रियम साइन से हम ये बात समझते हैं कि भैया उसमें सॉलिड भी है और एक्वस में आयन टूट भी रखे, मतलब आयंस भी टहल रहे पानी में और ये सॉलिड भी है, दैट मींस उसमें एक तो पानी वाला फेज है एक सॉलिड वाला फेज है, दो फिजिकली डिस्टिंक्ट दिख रहे हैं मुझे, तो मैं दो लिख दूंगा। यहां पे सर यहां पे ये पूरा ही टूट रहा है, इसका मतलब एक्वस आयन पानी में घुल रखे हैं, सिर्फ पानी ही दिखेगा मुझे, तो फेज कितने हो जाएंगे जी? 1। राइट ना? तो ये दो बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, इंपॉर्टेंट है जी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है इस केस में, ये जो बातें मैंने लिखी हैं ये इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही अगर मैं पूछता हूं, अगर लेट सपोज ये एग्जांपल ले लो, 7th नंबर हो गया, अब मैं 8th नंबर एक एग्जांपल लिख देता हूं। लेट सपोज अगर मैं आपसे कहता हूं कैल्शियम कार्बोनेट है एक सॉलिड फॉर्म में, अगर ये टूट रहा है कैल्शियम ऑक्साइड में प्लस में CO2 गैस में, और मैं आपसे इस रिएक्शन को देके पूछूं नंबर ऑफ फेजेस बताओ कितने होंगे, तो आप सिंपली फेजेस का मतलब ये समझ चुके हैं कि सर फेजेस मतलब जो अपन को दिखे उस सॉल्यूशन में। तो ये चीज आप खुद भी इमेजिन करके भी देख सकते हैं। लेट्स सपोज मैंने कैल्शियम कार्बोनेट लिया, उसको हीट किया,
और जैसे ही हीट किया तो वो पूरा नहीं टूटा, मतलब पूरा प्रोडक्ट में नहीं आया, उसमें रिवर्सिबल साइन लगा हुआ है। तो रिवर्सिबल साइन का मतलब सर ये भी है और ये भी है और ये भी है, तीनों ही है, तीनों है। अब बात अगली है कि सर ये भी सॉलिड है ये भी सॉलिड है, इसका मतलब कि सर दोनों ही मुझे फिजिकली अलग दिखेंगे। अबे सॉलिड सॉलिड मिल थोड़ी जाएंगे, वो अलग अलग ही तो दिखेंगे। दैट मींस ये भी सॉलिड दिखेगा पड़ा हुआ, ये भी सॉलिड दिखेगा पड़ा हुआ, और ये गैस है, दैट मींस उसका तो फेज ही अलग हो गया। तो मुझे तीन फेज यहां पे नजर आ रहे हैं, एक तो ये सॉलिड का ये वाला सॉलिड, ये वाला सॉलिड और ये वाला गैस, तो फेज तीन हो गए। अब अगर ये बात आपको थोड़ी सी कंफ्यूजिंग लग रही है तो मैं आपके लिए यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट लिख देता हूं, जिससे आपकी सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। जब भी मैं आपको कहता हूं सॉलिड इन सॉलिड, जब भी मेरे पास कोई सॉलिड इन सॉलिड का मिक्सचर होगा, एग्जाम्पल के तौर पे मैंने लिखा हुआ है, लेट सपोज अगर मैं सॉलिड में सॉलिड डालता हूं और अगर वो सॉल्यूबल हो जाए या मिक्स हो जाए, तो उस केस में फेज कितना होगा? तो ये बात आप जानते हैं कि अगर मैं कोई ए सॉलिड और बी सॉलिड मिला दूं और वो मिल जाए पूरा, तो एक ही सॉलिड दिखेगा मुझे, एक ही फिजिकल एंटिटी दिखेगी। दैट मींस कि उस केस में मेरे पास फेज कितने हो जाएंगे? वन। इसका एग्जांपल क्या है? अलॉय। अलॉय इज अ मिक्सचर ऑफ टू और अ मोर मेटल। तो अगर अलॉय मिक्स हो जाएंगे तो वो एक ही मेटल दिखता है, दैट मींस उसमें फेज वन हो जाएंगे। बट अगर सॉलिड नॉट मिक्स हुए, नॉट मिक्स्ड विद ईच अदर, तो उस केस में मैं क्या बोलूंगा? सर उस केस में मैं बोलूंगा कि जितने भी सॉलिड होंगे, जितने भी सॉलिड होंगे, अगर वो मिक्स ही नहीं हुए तो मुझे अलग अलग दिखेंगे सारे। तो नंबर ऑफ फेजेस इक्वल्स टू नंबर ऑफ सॉलिड, राइट। अब यही बात आप यहां पे अप्लाई कीजिए। यहां पे अगर मैं कहता हूं कि कैल्शियम कार्बोनेट टूट रहा है कैल्शियम ऑक्साइड में और CO2 में, तो एक तो गैस वाला फेज हो गया, एक इसका सॉलिड का, क्योंकि ये मिल नहीं रहे हैं, दैट मींस कि एक ये हो गया एक ये हो गया, तो ओवरऑल टोटल फेज कितने हो गए? एक इसका, इस सॉलिड का और इस गैस का। तो जितने ज्यादा नंबर ऑफ सॉलिड्स होंगे उतना ही फेज होगा। तो यहां पे दो सॉलिड नजर आ रहे हैं तो मैंने दो फेज लिख दिए, और एक गैस का फेज है, टोटल फेज हो गए जी तीन। ठीक है, तो आई होप सो आपको फेज की स्टोरी थोड़ी सी समझ आई होगी। इस पूरे फेज की कहानी को आपको ध्यान में रखना है, फेज निकालने अब सबको आने चाहिए, डेफिनेटली आने चाहिए। ठीक है, आइए अब मैं इस कहानी को थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूं और मैं आपसे अब कंपोनेंट्स निकालने की चर्चा कर लेता हूं थोड़ी सी। ये कंपोनेंट क्या है? ठीक है, आइए, बहुत सिंपल सी बात है, फिर से बहुत सारे एग्जांपल्स लिखूंगा, वो सारी एग्जांपल से आप बहुत सारी बातें सीख जाएंगे इस कंपोनेंट के रिलेटेड, बहुत आसान है। तो अगर मैं कंपोनेंट्स की बात करता हूं, तो कंपोनेंट्स मतलब कि अगर मान लो मेरे पास कोई एक फेज है, अब तुम फेज का मतलब समझते हो कि जहां तक वो फिजिकली डिस्टिंक्ट है, जिसको मैं अलग देख सकता हूं। तो अगर कोई फिजिकली डिस्टिंक्ट है जो कि एक फेज कहता है, जिसको मैं फेज कहता हूं, तो किसी भी फेज के कंपोजिशंस को, कि वो किससे मिलके बना है, उसको एक्सप्लेन करने के लिए जो चीज चाहिए वो होता है जी कंपोनेंट। अब इसी में एक वर्ड है, दैट इज व्हाट? मिनिमम। कम से कम इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूएंट चाहिए मुझे, या यूं कह ले कम से कम मिनिमम नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट चाहिए जो उस फेज की कंपोजिशंस को एक्सप्लेन करते, उसी को कहा जाता है जी कंपोनेंट। अब जो मैंने बोला उसको मैं अंग्रेजी में लिख देता हूं, द मिनिमम नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स required to explain the या describe the compositions of phase, right? किसी भी फेज की कंपोजिशंस को डिस्क्राइब करने के लिए जो मिनिमम नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स चाहिए जो उस फेज में हैं, उन्हीं को कहा जाता है कंपोनेंट। तो सर ठीक है, आपने यहां पे अंग्रेजी में लिख तो दिया, अब इसका जरा मतलब एग्जाम्पल से समझाना शुरू करो। तो एग्जाम्पल से पहले मैं आपको इसको निकाला कैसे जाता है जरा वो लिख दो। इसको निकालने के लिए टू कैलकुलेट नंबर ऑफ कंपोनेंट्स वी यूज, तो हमारे पास एक फॉर्मूला है, C इज इक्वल्स टू
N माइनस ई माइनस आर। इसको याद कैसे रखना है? नियर C इज इक्वल टू N माइनस ई माइनस आर, राइट? सो दैट इज व्हाट द फॉर्मूला। अब तुम कहोगे सर C क्या है? C तो ऊपर लिखा हुआ कंपोनेंट है। अच्छा, C इज व्हाट? कंपोनेंट। बहुत बढ़िया। N क्या है? N इज व्हाट? नंबर ऑफ, और ढंग से लिखो, टोटल नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स। ठीक है जी। E क्या है? E इज व्हाट? नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम। और R क्या है? नंबर ऑफ रिस्ट्रिक्शंस। ठीक है, ये मैंने एक बात लिख दी। C क्या है तुम्हारे पास? कंपोनेंट। N क्या है? टोटल नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स, राइट ना? और E क्या है? नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम। और R क्या है? नंबर ऑफ रिस्ट्रिक्शंस। अब सवाल उठता है कि सर ये जो बातें आपने लिखी हैं, इन सारी बातों का जरा मतलब समझाना शुरू करो। तो सबसे पहले तो आपको एक कंपोनेंट का मतलब समझ आना चाहिए कि सर द मिनिमम नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स दैट इज रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन द कंपोजिशन ऑफ फेज। इसको निकाला कैसे जाता है? तो इसको निकालने के लिए उस फेज में जितने कॉन्स्टिट्यूएंट है गिनती कर लो, 1 2 3 4 5, है ना? जितने भी होंगे उसको n कहूंगा। अब वो जितने कॉन्स्टिट्यूएंट है उसमें इक्विलिब्रियम है कि नहीं ये भी काउंट कर लो। कैसे करना मैं अभी एग्जांपल भी लिखूंगा। दैट इज व्हाट? नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम्स कितने हैं और उसमें रेस्ट्रिक्शंस कितनी है। अब रेस्ट्रिक्शंस कितनी है तो सर रेस्ट्रिक्शंस कौन कौन सी होनी चाहिए और रेस्ट्रिक्शंस कितनी है ये हमें कैसे पता चलेगा? तो सबसे पहले तो मैं रेस्ट्रिक्शंस लिख देता हूं, ठीक है जी, जो आपको ध्यान में रखनी है। इन कैलकुलेटिंग नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, है ना? तो सबसे पहला प्लीज ध्यान से सुनना, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत आसान है। बस ये 3 पॉइंट्स में लिखूंगा। अगर तीनों पॉइंट्स में से कुछ भी आपको नजर आ रहा है सिस्टम में तो भैया रिस्ट्रिक्शन होगा उसमें। अभी एग्जांपल भी दूंगा। तो सबसे पहले तो रिस्ट्रिक्शन में पहला क्या है? इफ पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस आर इक्वल या आर गिवन इक्वल, देयरफॉर रेस्ट्रिक्शन दैट इज आर का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1। सिंपल। सिमिलरली इफ H positive and OH negative ions coming only from water, अगर H पॉजिटिव और OH नेगेटिव सिर्फ पानी से आ रहे हैं, सिर्फ पानी से, मतलब ये कि वो एसिड से भी तो आ सकते हैं ना H पॉजिटिव। अगर मान ले पानी टूटेगा H पॉजिटिव OH नेगेटिव में, अबे पानी है ना यार, अभी एग्जांपल भी दूंगा, ठीक है? H पॉजिटिव OH नेगेटिव में टूटेगा। ऐसी अगर मान ले पानी में HCl भी हो तो H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव टूटेगा, है ना? तो इस केस में अगर मैं HCl को तोड़ता हूं H पॉजिटिव Cl नेगेटिव में, तो इससे टूटने के कारण H पॉजिटिव आ रहा है सॉल्यूशन में और सिमिलरली H2O तो दे ही रहा है H पॉजिटिव। तो जब ऐसा कुछ सिचुएशन हो कि किसी दूसरे से भी H पॉजिटिव या OH नेगेटिव आ जाए, उस केस में मैं ये रिस्ट्रिक्शन काउंट नहीं करूंगा। ये तब काउंट करूंगा जब H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयन कमिंग ओनली फ्रॉम पानी, ठीक है? सिर्फ पानी से आए तो रेस्ट्रिक्शन R का वैल्यू कितना हो जाएगा जी? 1। सिमिलरली इफ ions are produced in solution, therefore restriction will be R equal to, अगर सॉल्यूशन में आयंस बन रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर मान लो मैं आपसे कहता हूं कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड है, अगर ये टूट रहा है कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड में और CO2 गैसेस में, सेम मैंने एक एग्जांपल लिया Na2SO4 और ये टूट रहा है जी 2Na पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव, एक्वस में है ये। ऑब्वियसली आयन जब बनते हैं तो वो एक्वस में बनेंगे। मैंने ये 2 एग्जांपल्स लिखे। अब इन दोनों से मैं आपको, ये A एग्जांपल है, ये B एग्जांपल है। अगर मैं ऊपर वाली एग्जांपल की बात करता हूं तो ऊपर वाले में आप देख पाएंगे कि सर एक तो सॉलिड है और एक गैस है, कोई आयन नहीं है, कोई आयन नहीं है। तो मैंने थर्ड रिस्ट्रिक्शन क्या लिखा है? आयंस आर प्रोड्यूस इन सॉल्यूशन, रिस्ट्रिक्शन विल बी 1।
तो इसमें तो आयन है ही नहीं, तो इसमें तीसरे के कारण कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। एक स्टेप ऊपर चलते, H पॉजिटिव OH नेगेटिव अगर पानी से आएंगे तो इसमें तो यार कहीं पानी नहीं है, तो इसमें भी ऊपर वाला रिस्ट्रिक्शन नहीं लगेगा। अगेन ऊपर क्या है, इफ पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैसेस आर गिवन इक्वल, यहां पे कोई पार्शियल प्रेशर इक्वल गिवन नहीं है, दैट मींस इसमें कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगेगा। दैट मींस यहां पे आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। इतनी सी बात समझ आ रही है आपको? सिमिलरली अगर मैं Na2SO4 की बात करता हूं तो सर अगर ये सॉल्ट है और इसको मैं पानी में डालूंगा तो डेफिनेटली ये टूटेगा, और अगर ये टूटा दैट मींस आयंस बनेंगे। तो इसमें एक तो रिस्ट्रिक्शन इसके कारण होगा कि इफ आयंस आर प्रोड्यूस्ड, तो रिस्ट्रिक्शन एक हो जाएगा। सेम इसमें पानी मैंने टूटता हुआ नहीं दिखाया है, इसको दूसरे सेंस में बोल ले कि वाटर है, अगर उसको भी तू ऑब्वियसली एक्वस है तो वहीं से मुझे पानी का पता लगा। अगर H पॉजिटिव और OH नेगेटिव पार्शियली टूट भी रहे होंगे तो यहां पे इन आयंस का सिर्फ आने का कारण पानी ही होगा, और कहीं से, क्योंकि एक तो Na2SO4 है सॉल्यूशन में, वो तो OH नेगेटिव H पॉजिटिव दे ही नहीं रहे, और पानी बचा, पानी तो देगा। और अगर सिर्फ पानी दे रहा है, इफ H पॉजिटिव OH नेगेटिव कमिंग ओनली फ्रॉम वाटर, तो इसमें रिस्ट्रिक्शन एक और जोड़ दे। अब ऊपर आ जा, ऊपर क्या बोला, इफ पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैसेस आर इक्वल, अगर इक्वल है तो भैया मुझे यहां पे कोई गैस ही नहीं दिख रही, ना ही वो इक्वल बोल रहा है, बोलेगा वो। अगर फर्स्ट वाली रिस्ट्रिक्शन काउंट करनी है तो वो बोलेगा, इसमें मैंने नहीं बोला है, दैट मींस कि ओवरऑल रिस्ट्रिक्शन कितनी हो जाएगी, 2। तो आई होप सो इन दोनों एग्जांपल से आपको इस रिस्ट्रिक्शंस का थोड़ा सा आइडिया हो गया, राइट? तो आइए अब मैं इन सारी बातों को एग्जांपल से करवाना शुरू करता हूं। तो आपको निकालना है व्हाट इज द, डायरेक्ट लिख लो, नंबर ऑफ कंपोनेंट्स इन फॉलोइंग सिस्टम, राइट? तो आपको नंबर ऑफ कंपोनेंट्स निकालने हैं फॉलोइंग सिस्टम्स में। और वो सिस्टम्स क्या है, आइए मैं लिख देता हूं। सबसे पहले तो मैं लिखता हूं वही एग्जांपल जो मैंने अभी लिखा भी, फर्स्ट एग्जांपल, कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड है, अगर वो टूटेगा कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड में और CO2 गैस में, राइट? बहुत बढ़िया। अब मुझे इस पूरे में अगर निकालना हो कंपोनेंट, तो सर आपने ना हमें ना फेजिस का तो आइडिया दे दिया, फेजिस तो हम निकाल सकते हैं 1 सेकंड में। अगर कंपोनेंट निकालना हो तो उसके लिए आपने एक फॉर्मूला दिया है, फॉर्मूला क्या था, C इज इक्वल्स टू नियर, है ना, नियर N माइनस E माइनस R, इसको याद रखने के लिए नियर इज इक्वल्स टू N माइनस E माइनस R। अब ये N क्या है सर, N टोटल नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट है, कॉन्स्टिट्यूएंट मतलब जितने भी है सबको गिन लो, नंबर नहीं टाइप। अभी एग्जांपल दूंगा, फॉर एग्जांपल Na2SO4 सॉलिड है, अगर वो टूट रहा है 2Na पॉजिटिव एक्वस में और SO4 2 नेगेटिव एक्वस में, जरा मुझे आप बता सकते हैं कि इसमें कितने n, या यूं कह लें n का वैल्यू, जो n है n का वैल्यू कितना होगा? तो इन दोनों में n का वैल्यू निकालता हूं, उन्हीं से आपको क्लैरिफाई हो जाएगा पूरा का पूरा। ये जो n है इस केस में 1 2 3 3 है टोटल नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट, 1 2 3 3 है, 3 लिख दिया। यहां पे है जी n का वैल्यू, तो यहां भी कंपोनेंट निकालने हैं, नियर n का वैल्यू कितना होगा? n का वैल्यू निकालने के लिए सर हमें टोटल नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट गिनने पड़ेंगे। तो यहां पे 1 2 3 4, अगर आपने 4 लिखा तो वो गलत हो जाएगा, क्यों? क्योंकि यहां पे अपन को टाइप से मतलब है, मतलब जैसे एक तो Na2SO4 हो गया, अब तुम कहोगे सर 2 Na पॉजिटिव है तो 2 काउंट नहीं करना, एक ही काउंट करना है, एक Na पॉजिटिव आयन है, टाइप है उसका, एक टाइप है कि उसमें Na पॉजिटिव भी प्रेजेंट है, SO4 2 नेगेटिव भी प्रेजेंट है। बात समझ आई ना आपको? तो कहने का मतलब यहां पे 1 2 3 3 प्रकार के कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, 3 प्रकार के कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, है ना? तो आपको ये ध्यान रखना है। अगर आप इसमें कंफ्यूज हो जाओगे तो यहां पे लिख भी रहो, दैट इज टाइप काउंट करना है, टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स, ठीक है, हमें काउंट करने। तो लेट सपोज मैंने ये लिखा, अब इस केस में नंबर तो मैंने निकाल दिया, ई का वैल्यू कितना है सर, इक्विलिब्रियम मुझे एक दिख रहा है तो डाल दो। रिस्ट्रिक्शन कितना है सर, आपने अभी बताया, ना ही तो इसमें कोई गैस दे रखी है, पार्शियल प्रेशर सेम नहीं बोल रखा, ना ही इसमें कोई आयन प्रोड्यूस हो रहा है, ना ही इसमें H पॉजिटिव OH नेगेटिव बन रहा है पानी से, तो मैं रिस्ट्रिक्शन का वैल्यू 0 रख दूंगा। तो कंपोनेंट बताओ, 3 -1 -0 2 कंपोनेंट सिस्टम है जी, ठीक है, दिस इज व्हाट 2 कंपोनेंट सिस्टम। इधर आ जाओ, इस केस में n का वैल्यू इतना, इक्विलिब्रियम एक दिख रहा है, एक लगा दो। अब ध्यान रखना, इसमें तुम कहोगे सर इसमें पानी भी तोड़ो, तो जब इसमें तुम पानी को टूटता हुआ दिखाओगे H2O को,
तो H2O को अगर टूटता हुआ दिखाओगे तो ये पूरा H पॉजिटिव और OH नेगेटिव लिखोगे, और अगर इसको टूटता हुआ दिखाओगे तो आप बताओ टोटल कॉन्स्टिट्यूएंट्स कितने हो गए, ये भी ध्यान रखना है। मतलब आइए मैं इसको बहुत बढ़िया तरीके से समझाता हूं अगली स्लाइड में, ठीक है जी, ध्यान से सुनना। मान लो आपने लिखा Na2SO4 सॉलिड, इसको पानी में डाला तो ये टूटा जी 2Na पॉजिटिव एक्वस का और SO4 2 नेगेटिव एक्वस का। बहुत बढ़िया, बिल्कुल ऐसे टूटा। अब क्योंकि सर पानी भी है तो पानी को भी तोड़ दो, पानी को भी तोड़ो जी, तो H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, ये भी ऐसे ही टूटेगा, राइट ना, ये भी होगा तुम्हारे पास। अब इसमें अगर मेरे पास डब्बे में ये सारे प्रेजेंट है, अगर एक डब्बा है उसमें ये सारे हैं, तो अब मुझे बताओ कि इसमें टोटल कंपोनेंट्स कितने होंगे। तो कंपोनेंट्स निकालने के लिए सर फार्मूला है नियर n माइनस ई माइनस आर। एन कितना है सर, एन गिन लो। इक्विलिब्रियम है तो मैं सॉलिड वाला भी काउंट करूंगा, ध्यान रखना। इक्विलिब्रियम का मतलब सर ये भी चीज है, उस डब्बे में ये भी चीज है। तो 1 2 3, राइट ना, 1 2 3 4 5 6, तो 6 एन का वैल्यू। इक्विलिब्रियम कितने हो गए सर, 1 2 2 इक्विलिब्रियम हो गए। रिस्ट्रिक्शंस कितनी है सर, एक तो आयन बन रहे हैं, तो एक तो रिस्ट्रिक्शन आयन फॉर्मेशन का हो गया, और दूसरा H पॉजिटिव OH नेगेटिव सिर्फ पानी के कारण बन रहे हैं या पानी से ही बन रहे हैं, तो इसका मतलब एक इसका, तो 2 इसकी वैल्यू होगी, ऊपर रख दो। तो 6 -2 -2 6 -4 आंसर विल बी 2, राइट ना। अब इधर आ जाओ, सेम सेम। अगर मान लो तुम चाहते हो कि सर मैं पानी को ना तोड़ू तो मत तोड़ो, Na2SO4 है सॉलिड, इसको तोड़ोगे तो बनेगा जी 2Na पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव एक्वस एक्वस। तो आपने कहा पानी को नहीं तोड़ रहे, तो पानी है, तो पानी में आयंस नहीं बन रहे, हम ऐसा मान रहे हैं। तो मान लो सर मैं वाटर लिक्विड कहता हूं, तो डब्बे में अब ये है बस, तो ये है, तो अब टोटल नंबर गिन ले। C इज इक्वल्स टू N माइनस ई माइनस आर, टोटल नंबर गिनो 1 2 3 4, टोटल नंबर मतलब टाइप है ना, 1 2 3 4, तो N का वैल्यू 4। इक्विलिब्रियम कितने दिख रहे हैं, 1। R का वैल्यू कितना हो गया सर, इसमें सिर्फ आयन से पानी नहीं टूट रहा है, उसको टूटता हुआ नहीं दिखा रहा मैं, अगर दिखाता तो ऐसे लिखता, अगर नहीं दिखा रहा तो इस केस में मैं बोलूंगा जी रिस्ट्रिक्शन सिर्फ आयंस की वजह से होंगी, तो 1 लिख दिया। तो पता आंसर कितना होगा, 4 -1 4 -2, आंसर विल बी 2। तो तुम कैसे मर्जी कर लो, देखिए यहां से भी 2 ही कंपोनेंट आ रहा सेम चीज का, यहां से भी 2 ही आ रहा है, ठीक है। तो आप इन बातों को ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है जी ये। अब इसी में लेट सपोज मैं इसी सवाल को ऐसे दे दूं आपको, मान ले मैं कह दूं Na2SO4 है सॉलिड में, Na पॉजिटिव आयन है एक्वस में, SO4 2 नेगेटिव आयन है एक्वस में, H पॉजिटिव है एक्वस में, OH नेगेटिव है एक्वस में, और वाटर है लिक्विड में, है ना। मान ले मैंने कहा कि डब्बे में अब ये सब प्रेजेंट है, डब्बे में ये सब प्रेजेंट है, तो सर अगर ये सब प्रेजेंट है तो इसका मतलब मुझे ये समझ आता है कि अगर आपने ये सॉलिड वाला पानी में डाला होगा तो तभी तो ये आयंस एक्वस में गए होंगे, और क्योंकि अगर डालते ही अगर सारे ही आयंस में चले जाते तो आप ये बिल्कुल नहीं लिखते, ये डब्बे में नहीं होता, राइट ना। अगर आपने ये डाला और ये डब्बे में बचा हुआ है, दैट मींस पूरा नहीं टूटा है, और पूरा नहीं टूटा है इस एक बात से मुझे तो यही समझ आता है ना यार कि ये इक्विलिब्रियम में होगा, राइट ना जी, बिल्कुल। और अगर है तो लिख दे। सिमिलरली अगर मैं पानी को तोड़ूं तो ये आयन बनेंगे, और इस डिसोसिएशन को भी मैं कहूंगा कि कंप्लीट नहीं है, इसमें भी इक्विलिब्रियम होगा, राइट ना। सेम ऐसे ही जैसे अपन ने इसको बोला, तो इस केस में पानी है, वो भी पार्शियली टूट रहा है H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में, और इसका तो तू अभी निकाल के आया कंपोनेंट, बिल्कुल अभी निकाल के आए हो, बिल्कुल अभी निकाल के आए हो। अरे ऐसा ही तो है ना, बस मैंने लिखना सिखाया कि इस बात को ऐसा भी लिखा जा सकता है, ठीक है। इसका कंपोनेंट निकालना चाहते हो तो 1 2 3 4 5 6, इक्विलिब्रियम में इधर वालों को भी काउंट करना है, ठीक है। तो N का वैल्यू हो गया 6, R का वैल्यू हो गया 2, इक्विलिब्रियम हो गए 2, आंसर आ गया जी 2, ठीक है। सेम अगर मान लो मैं एक और एग्जांपल लिखता हूं, लेट सपोज मैंने लिखा जी Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव H पॉजिटिव, ये इसको और ढंग से लिख लो, दैट इज NH4 पॉजिटिव OH नेगेटिव, NH4 OH सॉलिड, H पॉजिटिव OH नेगेटिव,
एंड वाटर। ठीक है, मान लो मैंने आपको कह दिया ये मेरे पास एक सिस्टम है। ठीक है, अब आपको इस सिस्टम में मुझे बताना है कि मेरे पास टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट्स कितने होंगे। तो आप इजीली बता सकते हैं सर, कंपोनेंट्स का फॉर्मूला होता है n माइनस ई माइनस आर। राइट, कंपोनेंट कितने हैं ये निकालने के लिए टोटल नंबर गिन लो, 1 2 3 4 5 6 6 लिख दो। इक्विलिब्रियम कितने? अब सर इक्विलिब्रियम निकालने के लिए मुझे इतना पता, इक्विलिब्रियम कैसे निकालना, ध्यान सुनना। अगर मैं ऐसा दे दूं तो तुम्हें इक्विलिब्रियम कैसे निकालना है, रिएक्शन लिख के। अब रिएक्शन कैसे लिखनी है, तो सर ये जो आयंस होंगे ये यहीं से आए होंगे। अब इसको तोड़ूंगा तो ये बनेंगे, और क्योंकि इसके आयन के बाद भी ये प्रेजेंट है, इसका मतलब मुझे ये समझ आ रहा है कि मास्टर ये भी प्रेजेंट है सॉल्यूशन में। NH4 पॉजिटिव एक्वस का प्लस OH नेगेटिव एक्वस का, बोलो जी। और अगर ये भी प्रेजेंट है तो एक इक्विलिब्रियम ये बन गया। दूसरा, ये भी पानी अगर टूटेगा, पक्का टूट रहा है, और H पॉजिटिव और OH नेगेटिव बना रहा है, तो अब गिनती कर ले, 1 2 3 4 5 6 6 ही लिखा हुआ है मैंने नंबर। इक्विलिब्रियम कितने हो गए? 2। रेस्ट्रिक्शंस कितने हो गए? सर आयंस भी बन रहे हैं, बट अगर मैं OH नेगेटिव देखूं, ध्यान सुनना, आयंस तो बन रहे हैं, एक रिस्ट्रिक्शन उसका हो गया। अब पानी टूट के H पॉजिटिव OH नेगेटिव तो बना रहा है, बट ये जो OH नेगेटिव है ये सिर्फ पानी से नहीं आ रहा है, ये NH4OH से भी टूट के आ रहा है, विच मींस अभी मैंने रिस्ट्रिक्शंस भी लिखवाई तुम्हें कि सिर्फ अगर if H positive OH negative is coming only from water, then we have to take the restriction value 1, अदरवाइज हम उसका रिस्ट्रिक्शन काउंट नहीं करेंगे। ठीक है जी, तो इसमें रिस्ट्रिक्शन कितना हो गया जी? आयंस की वजह से 1, तो ओवरऑल 6 माइनस 3, आंसर विल बी 3 कंपोनेंट सिस्टम है। तो आई होप सो तुम्हें थोड़ा सा आइडिया हुआ होगा कि कैसे निकालना है अपन को कंपोनेंट। ठीक है जी, कैसे जानना है कितने नंबर हैं, क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं, और क्या क्या इक्विलिब्रियम का वैल्यू होगा। राइट ना, चलिए जी, बहुत बढ़िया। इसके अलावा जो आपको अगली बात जाननी है, एंड दैट इज व्हाट, डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है जी, डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब ये डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है? ठीक है, तो अपन दो चीजें जान चुके हैं, एक तो फेस जान चुके हैं, दूसरा कंपोनेंट जान चुके हैं, तीसरा डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है? तो डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब क्या है कि कितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स चाहिए। क्या सुनना, अभी समझाऊंगा एग्जांपल से, कितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स चाहिए उस सिस्टम्स को डिस्क्राइब करने के लिए। एग्जांपल, मान ले मैंने कहा पानी सॉलिड है। अगर ये पानी है और अगर मैं टेम्परेचर 0 डिग्री रख रहा हूं और प्रेशर 1 atm रख रहा हूं, तो तुम कहोगे सर डेफिनेटली जब तक तू ये टेम्परेचर 0 ही रखेगा, जब तक तू ये प्रेशर 1 ही रखेगा, ये बर्फ ही रहेगी भैया। दैट मींस इस एक सिस्टम को, जो एक पर्टिकुलर फेज में, इसको डिस्क्राइब करने के लिए हमारे पास दो वेरिएबल्स अनिवार्य है। ऐसे ही अगर मैं इसका लिक्विड स्टेट डिफाइन करूं तब भी ऐसा होगा, अगर मैं इसका वेपर वाला फेज डिफाइन करूं वो भी ऐसा ही होगा। तो कहने का मतलब यह कि कितने मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इनको वेरी करूंगा तो इनका फेज बदल जाएगा, तो कितने नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल चाहिए इन ऑर्डर टू डिस्क्राइब द सिस्टम। आइए मैं पहले इसको एक बार अंग्रेजी में लिख देता हूं यहां पे, द मिनिमम नंबर ऑफ वेरिएबल require to describe the system completely, right? The minimum number of independent variable that can describe the system completely, उसी को अपन DOF कहते हैं। अब इसको निकालते कैसे है? तो बहुत आसान है। अब मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत मजेदार चीज बताने वाला हूं, दैट इज कि जब भी मुझे डिग्री ऑफ फ्रीडम, फेज, कंपोनेंट, जो कि मैंने तीन चीजें अभी सीखी हैं, इन तीनों में से दो गिवन हो और एक निकालनी हो, तो अपन सीख चुके हैं निकालना, फेज सीख चुके हैं, दैट इज कंपोनेंट सीख चुके हैं। तो अगर मुझे अब तीसरी चीज निकालनी है, तो इस तीसरी को निकालने के लिए हमारे पास एक रूल है, एक कानून है, और उसी कानून को मैं यहां लिखने वाला हूं, द रूल, है ना, दूसरे रंग से लिख देता हूं मैं इसको, द रूल दैट रिलेट्स फेज, कंपोनेंट एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम is called
गिब्स फेज रूल, इसी को कहा जाता है गिब्स फेज रूल। और इस गिब्स फेज रूल के आधार पे या इसकी मदद से हम किसी भी दो चीजों को अगर हम जानते हैं तो एक को अपन इजीली निकाल सकते हैं। मतलब अगर अपन को फेज कंपोनेंट पता है तो अपन डीओएफ निकाल सकते हैं, डीओएफ कंपोनेंट पता है तो फेज निकाल सकते हैं, वाइस वर्सा। अब सवाल उठता है कि सर अगर इनको रिलेट करने वाला ये रूल है तो ये बताओ रूल क्या है ना। तो आइए मैं इसको रूल को लिख देता हूं जी, F प्लस पी इज इक्वल्स टू सी प्लस टू, सो दैट इज वॉट द रूल, है ना। अब सवाल उठता है कि सर ये रूल कैसे याद रहे, क्योंकि अभी तो मैंने लिख दिया, पर कंफ्यूजन क्या होता है, कई बार अपन इसको ऐसे लिख देते हैं F प्लस सी इज इक्वल्स टू पी प्लस टू, तो ये गलत हो जाएगा। इसका सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है, F प्लस पी इज इक्वल्स टू सी प्लस टू, यही इसका रूल है, इसी को फेज रूल कहा जाता है। तो सबसे पहले फेज रूल अप्लाई करने से पहले इस फेज रूल को याद रखना अनिवार्य है। तो आइए मैं आपको इसको याद रखना सिखाता हूं। और इसको याद कैसे रखना है, बहुत ही आसान है, और जो मैं बात बता दूंगा वो शायद ही आप अपनी जिंदगी में भूल पाएंगे, ठीक है। तो दैट इज व्हाट फेज रूल। इसको याद कैसे रखना है, इसको याद रखना है जी, तो इस एक ट्रिक से आप इसको याद रख सकते हैं। एंड दैट ट्रिक इज व्हाट, फलक पे चल दो, राइट ना। फलक मींस एफ, फिर पी, फिर चल, फिर दो, तो फलक पे चल दो, तो दैट इज व्हाट द फेज रूल। तो आप अगर इस फेज रूल को याद रखना चाहते हैं तो आप इस ट्रिक को याद रख सकते हैं, और ये ट्रिक बहुत आसान है, दैट इज व्हाट फलक पे चल दो, राइट ना। सो दैट इज व्हाट द फेज रूल, है ना। अब इस फेज रूल को यूज कैसे करना है, तो बहुत आसान है। इस फेज रूल के बारे में पहले एक दो बातें आप जान लेते हैं, ठीक है। लेट सपोज अगर मैं कहता हूं एफ प्लस पी इज इक्वल टू सी प्लस टू, है ना, फलक पे चल दो, तो इस केस में जो एफ है उसका वैल्यू निकालूंगा तो सी प्लस टू माइनस पी होगा, राइट। अब सबसे पहला सवाल मेरा आपसे क्या है कि अगर मैं यहां से फ्रीडम निकालना चाहता हूं, डिग्री ऑफ फ्रीडम, दैट मींस नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो मैक्सिमम कितने हो सकते हैं। मैक्सिमम निकालने के लिए अगर आपको इसको मैक्सिमम निकालना है कि ये कितने हो सकते हैं, तो इसका मैक्सिमम करने के लिए आपको इसका मिनिमम करना पड़ेगा। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, इसका रीजन ये है कि सर अगर तू पी को वैल्यू को, या पी की वैल्यू, पी क्या है, फेज, प्रेशर नहीं है, फेज है, अगर पी की वैल्यू को आप कम करोगे, कम घटेगा वो। अगर इसका वैल्यू मान ले, अगर मैं कहता हूं 5 माइनस 1, या 5 माइनस 2, 5 माइनस 1, ऐसी 5 माइनस 3, तो इसमें से नेट वैल्यू किसका ज्यादा आएगा सर, डेफिनेटली इसमें 3 आएगा, इसमें 2 आएगा, इसमें 3 आएगा, और इसमें 4 आएगा। तो जैसे जैसे आप कम माइनस करोगे नेट वैल्यू बढ़ता जाएगा। तो आसान भाषा में, अगर सर आपको एफ मैक्सिमम करना है तो पी मिनिमम करना पड़ेगा। सवाल अगला ये है कि सर मिनिमम पी, विच मींस मिनिमम फेजेस कितने हो सकते हैं। तो हमें तो इतना तो आइडिया है ना कि यार भैया फेज तो एक ही हो सकता है ना, मिनिमम कुछ ना कुछ तो होगा ही ना। अगर मान लो मैं पानी ले लेता हूं तो पानी का एक फेज तो रहेगा ना कुछ लूंगा तो उसका एक मिनिमम, एक जीरो तो फेज नहीं हो सकता, एक फेज तो होगा ही होगा। इंपॉर्टेंट बात है, एक फेज तो होगा ही होगा, दैट मींस कि उसका पी मिनिमम कितना हो सकता है जी, 1। तो बताओ एफ मैक्स कितना हो सकता है, दैट इज सी माइनस सी प्लस टू माइनस 1, दैट इज सी प्लस 1। तो अगर मुझे मैक्सिमम निकालना हो तो मैं ऐसे निकाल सकता हूं। और इसमें भी अगर मान लो मेरे पास सी का वैल्यू क्या है 1, जिसको मैं प्यार से क्या बोलता हूं, वन कंपोनेंट सिस्टम, तो उसके लिए मैक्सिमम डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा, तो यहां वैल्यू 1 रख दूंगा, 1 प्लस 1 वैल्यू विल बी 2। अगर मैं आपसे कहता हूं दो कंपोनेंट सिस्टम है, इसमें मैक्सिमम डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा, तो यहां पे सी का वैल्यू 2 रख दो, तो 2 प्लस 1 ओवर वैल्यू, तो यहां पे 3 वेरिएबल्स होंगे। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ये इंपॉर्टेंट है जी, जो मैंने आपको यहां पे बताई। इसके अलावा अगर मैं एफ का वैल्यू कहता हूं कि मिनिमम, मान लो अगर मुझे, ये तो मैंने निकाला एफ मैक्सिमम, सेम अगर मान लो मुझे जानना हो, ठीक है, इसको केस बना के लिख लो, केस 1, दैट इज व्हाट केस 2 फॉर एफ मैक्सिमम, है ना, और यहां पे लिख लो फॉर पी पी मैक्सिमम। अगर मुझे मान लो फेजेस निकाल लो कि मैक्सिमम कितने फेज हो सकते हैं, तो वो भी मैं यहां से निकाल सकता हूं, फलक पे चल दो, तो पी का वैल्यू निकालना है सी प्लस टू माइनस का एफ, राइट ना। अब मुझे यहां पे अगर पी मैक्स निकालना होगा
तो सर आपको पता है एफ को मिनिमम करना पड़ेगा, C+2 माइनस एफ मिनिमम करना पड़ेगा। एफ मिनिमम कितना हो सकता है? तो सर एफ मिनिमम का वैल्यू 0 हो सकता है। एफ मिनिमम कितना हो सकता है? 0। ऐसा क्यों हो सकता है मैं बताऊंगा भी। हालांकि आपको याद रखना हो तो आप इस बात को याद रख सकते हैं कि एक ट्रिपल पॉइंट करके नामक चीज होती है जिसपे ये वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। दैट मीन्स हमें ना ही उसमें टेम्परेचर चाहिए, ना ही कुछ कंपोजिशन चाहिए, ना ही प्रेशर चाहिए उसको डिफाइन करने के लिए। अभी मैं इसको आगे पढ़ाऊंगा। तो मिनिमम डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो सकता है? 0। याद रखना, एफ नेवर्स बी नेगेटिव, वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सवाल है इस पे टिफर का। ठीक है जी, ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है, तो पी मैक्स कितना हो सकता है? तो पी मैक्स हो जाएगा जी C+2 माइनस का 0, और पी मैक्स का फॉर्मूला कितना हो जाएगा जी? C+2। तो अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि मान लो अगर मेरे पास वन कंपोनेंट सिस्टम है, उसमें मैक्सिमम फेज कितने हो सकते हैं, तो यहां पे आप 1 रख दोगे तो आंसर विल बी 3। अगर टू कंपोनेंट सिस्टम है तो मैक्सिमम फेजेस कितने हो सकते हैं जी? 2+2 दैट इज 4। तो ये सवाल है आईआईटी जैम का, दैट इज जब मैं वन कंपोनेंट सिस्टम लिखता हूं तो मैक्सिमम फेजेस कितने हो सकते हैं? दैट इज 1+2। राइट ना? तो कहीं ना कहीं ये सारी बातें जो मैं बता रहा हूं ये सवाल ही है। ठीक है जी, अगर मैं ऐसे पूछ लूं आपसे कि द मैक्सिमम नंबर ऑफ फेजेस इन वन कंपोनेंट सिस्टम, ठीक है, तो आप इसका आंसर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं कि सर अगर आप मैक्सिमम नंबर ऑफ फेजेस पूछेंगे वन कंपोनेंट सिस्टम में, ठीक है, ये आईआईटी जैम का सवाल है। आई थिंक सो 2017 या 2014 में से एक का ही सवाल है ये। ठीक है, इस केस में अगर मुझे मैक्सिमम निकालना हो, पी मैक्स निकालना हो, तो आपको बस ये याद आना चाहिए कि फलक पे चल दो। तो पी मैक्सिमम निकालना है, इसको उधर ले जा। तो एफ मिनिमम चाहिए। एफ मिनिमम कितना हो सकता है? 0। कंपोनेंट 1 है तो टोटल फेजेस कितने पॉसिबल हो सकते हैं? 3। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो एक तो अपन ने यहां पे फेज रूल सीखा। फेज रूल को याद कैसे करना है, ये एक ट्रिक है उसको याद रखने के लिए। ठीक है जी, जनरली इसमें कंफ्यूजन होता है, तो ये बात आपको बहुत मदद करेगी इसको याद रखने के लिए। फिर पी मैक्स कैसे निकालते हैं? एफ नेवर बी नेगेटिव, ऑब्वियसली ना। अभी ये प्रेशर टेम्परेचर जो वेरिएबल्स हैं, ये या तो कुछ नहीं होंगे या एक दो होंगे, नेगेटिव थोड़ी हो सकता है कुछ, राइट ना? तो ये नेगेटिव नहीं होंगे। दूसरा, अगर मैं एफ मैक्सिमम चाहता हूं तो वन कंपोनेंट के लिए 2 हो सकता है और 2 कंपोनेंट के लिए वो 3 हो सकता है। अगेन यहां पे एक दो टर्म जो और जनरली यूज कर सकता है कोई सवाल में, और वो क्या है ये भी आप नोट कर सकते हैं। अगर f इक्वल टू 0 होगा तो मैं इसको कहूंगा इनवेरिएंट सिस्टम। f मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम। अगर f का वैल्यू 1 है तो ये मोनोवेरिएंट है। अगर f2 है तो इसको मैं कहूंगा बाय वेरिएंट। अगर f3 है तो मैं इसको कहूंगा ट्राई वेरिएंट, एंड सो ऑन सो ऑन। ठीक है, तो कई बार वो सवाल में देके तुमसे ये भी पूछ सकता है कि बताओ ये सिस्टम कितने वेरिएंट है। ठीक है जी, तो ये भी बातें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है जी, तो आप बहुत सारी बातें अब सीख चुके हैं, और जितनी भी बातें सीख चुके हैं, आइए मैं आपको सवाल दिखाना शुरू करता हूं। तो सबसे पहला सवाल है जी ये वाला, ये जो नेट में पूछा गया, जरा इसी को करते हैं। ठीक है, चलो जी। तो ये सवाल में कह रहा है कि व्हेन थ्री फेजेस कंपोनेंट, ये इसको दूसरे रंग में पढ़ूं, व्हेन थ्री फेजेस ऑफ द कंपोनेंट्स, है ना, ये सवाल है जो भी अभी तक अपन ने पढ़ा है उसके बेसिस पे अब मैं सवाल करवाने लगा हूं। तो ये सारे सवाल आपको अटेम्प्ट करने हैं खुद ब खुद, है ना। तो व्हेन थ्री फेज ऑफ द कंपोनेंट, मतलब सर फेज कितने दे रखे हैं? 3। बहुत बढ़िया। कंपोनेंट ऑफ द सिस्टम दैट आर साइमल्टेनियसली इन इक्विलिब्रियम विद दैट नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम इज, है ना। इस सवाल को अगर मैं देखूं, यहां पे ना 2 कंपोनेंट आएगा ना, एक्चुअली यहां पे 2 कंपोनेंट आएगा ना, 2 कंपोनेंट, कोई बात नहीं, क्योंकि कंपोनेंट का वैल्यू देना दे रखा होगा ना पक्का। व्हेन थ्री फेज ऑफ 2 कंपोनेंट सिस्टम, तो कंपोनेंट कितने यहां पे? 2, राइट, बहुत बढ़िया। तो आपको निकालना क्या है? डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो तुम्हें पता है भैया, तुम्हें पता है, और गाना तो सबको याद हो जाता है, फलक पे चल दो, राइट ना। तो तुझे निकालना है, सर पी पता है, सी पता है, एफ निकल जाएगा। C+2 माइनस का पी, सी कितना है? 2+2 माइनस का पी कितना है जी? पी। तो 4 - 3 आंसर विल बी, दैट इज व्हाट योर आंसर, राइट। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है जी, दैट इज व्हाट द
जो सवाल पूछा गया था नेट में, ठीक है। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं, जैसे एक और सवाल है, जैसे ये वाला सवाल है, ये एक सवाल है। अब इस सवाल में मैं अगर आपको ये वाली एक रिएक्शन दे रहा हूं और आपसे पूछ रहा हूं द नंबर ऑफ कंपोनेंट्स एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो सबसे पहले तो आपको गिब्स फेज रूल याद होना चाहिए, फलक पे चल दो, राइट ना। अब इस केस में उसने नंबर कंपोनेंट वाला, सॉरी कंपोनेंट का भी पूछा है और डिग्री ऑफ फ्रीडम भी पूछा है, तो पहले तो फेज निकाल लो। फेज निकाल सकते हो, डेफिनेटली निकाल सकते हैं सर। आपने बताया अगर ये कोई रिएक्शन है जिसमें ये सॉलिड है, ये भी ये गैस है, ये सॉलिड है, ये गैस है, ठीक है, ये गैस है। अगर क्लियर ना हो रहा हो तो मैं यहां पे लिख देता हूं जी, Fe सॉलिड प्लस वाटर वेपर, इट कैन फॉर्म FeO सॉलिड प्लस H2 गैस। तो आप मुझे बता सकते हैं कि इसमें टोटल फेज कितने होंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि गैस, हाँ ये ध्यान रखना, गैसेस मिक्सचर का फेज 1 होगा ऑब्वियसली ना यार, एटमॉस्फेयर है। एटमॉस्फेयर में तुम देख पा रहे हो क्या भैया, यहां तक कि हाइड्रोजन है, इसके बाद ऑक्सीजन चल रही है, यहां तक कि नाइट्रोजन है, इसके बाद भैया SO2 है। ऐसा देख तो नहीं रहे ना तुम, वो सारा मिक्सअप है, होमोजीनियसली है, तो फेज कितना होगा 1। तो जब भी गैसेस का मिक्सचर की बात आती है तो फेज कितना होगा 1। तो यहां पे आ जा, यहां पे जितने भी गैसेस होंगे उसका फेज कितना हो जाएगा सर, एक तो गैसेस का फेज और नंबर ऑफ सॉलिड्स जितने हैं उतने ही फेज होंगे। कैल्शियम कार्बोनेट वाली, तो इसमें 1 2 3 गैस का तो एक फेज हो गया और 2 सॉलिड्स के हो गए, ठीक है। तो टोटल फेज कितने हो गए जी 3। आई होप सो ये बात आपको क्लियर हुई होगी। तो फेज आ गई जी 3। अब कंपोनेंट निकालने सर, कंपोनेंट अब क्योंकि फेज रूल तो कोई एक वैल्यू बताएगा, हमें फेज का तो पता लग गया, कंपोनेंट नहीं पता, तो कंपोनेंट निकाल सकते हैं n माइनस ई माइनस आर। टोटल नंबर कितने गिन लो, 1 2 3 4। तो ये बात ध्यान रखना, जब अपन ये गिन रहे हैं उस केस में अपन को फेज नहीं देखना, उस केस में टोटल नंबर गिनने हैं, 1 2 3 4, 4 नंबर है। इक्विलिब्रियम कितना है, 1 है। आर कोई कंडीशन लगेगा सर, इसमें कोई आयन नहीं है, H पॉजिटिव OH नेगेटिव भी नहीं है, और यहां पे कोई भी पार्शियल प्रेशर सेम नहीं बोला, रिस्ट्रिक्शन 0। कंपोनेंट कितने आगे 3, वैल्यू रख दो। तो C प्लस 2 माइनस का P, C कितना है जी 3 प्लस 2 माइनस का P 3 है, 5 माइनस 3, आंसर विल बी 2। इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा जी, कंपोनेंट कितने आ गए 2। अब तुझे डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना है, फार्मूला पता है तुझे, फलक पे चल दो। F क्या है जी, C प्लस 2 माइनस का P। F क्या है, C कितना है जी, C तेरे पास है 2 प्लस 2 माइनस का P, दैट इज व्हाट 3। तो 4 माइनस 3, आंसर विल बी 1। तो कंपोनेंट पूछा है तो 2 1 इज एन आंसर, राइट। अगर इस केस में कंपोनेंट पूछा है उसने, कंपोनेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना निकलेगा, दैट इज 2 प्लस 2 माइनस का 1। एक सेकेंड देख लेते हैं अपन, कोई बात नहीं। देखो उसने पहले तो कंपोनेंट पूछा है, कंपोनेंट अपन ने निकाला है, कंपोनेंट निकाला है तो कंपोनेंट क्या होगा, n माइनस ई माइनस आर। एन कितना है, टोटल नंबर देखो पहले तो, टोटल नंबर कितने हैं जी, 1 2 3 4, 4 नंबर लिख लिए। इक्विलिब्रियम 1 है, रिस्ट्रिक्शन कुछ नहीं है, तो 0 आ जाएगा, आंसर विल बी 3, ठीक है। सॉरी मैं इस वाली वैल्यू को रख रहा था, ठीक है, एक्चुअली मैं 2 बार कैलकुलेट कर गया, ठीक है। मैंने इसको कंपोनेंट मान के कैलकुलेट कर दिया, एक ये वैल्यू एक ये वैल्यू, ठीक है। ये डिग्री ऑफ फ्रीडम ही निकाला अपन ने, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे वैल्यू रखूंगा तो 3 2 इज एन आंसर। एक्चुअली मैंने इसको कंपोनेंट मान लिया था, एक्चुअली ये डिग्री ऑफ फ्रीडम ही निकाला है मैंने, ठीक है। तो ये तरह डिग्री ऑफ फ्रीडम आ जाएगा और ये तरह कंपोनेंट आ जाएगा, तो आंसर विल बी 3 2, राइट। आगे चलता हूँ, आगे चलता हूँ और भी सवाल दिखाता हूँ जी, ठीक है जी। देखो जैसे एक ये सवाल है, ये भी नेट का सवाल है। इसमें कह रहा था नंबर ऑफ फेजेस, कंपोनेंट और डिग्री ऑफ फ्रीडम सब बताने। अगर मैं आर्गन ऐड करता हूं जो कि इक्विलिब्रियम में है, बोला वो उसने इक्विलिब्रियम में है, मिक्सचर ऑफ NO2 एंड NO2 इन गैस फेज है और उसका मिक्सचर है, तो तूने अभी एक बात सीखी है कि सर जब भी फेज होगा, गैस मिक्सचर की बात होगी, तो उस केस में फेज कितना होगा 1। अबे जितनी मर्जी गैस हो फेज 1 होगा, आर्गन भी तो गैस है ना, तो उसका फेज 1 होगा। अब इसमें मुझे निकालने, फेज तो निकल गए, कंपोनेंट कितने होंगे सर, नियर n माइनस ई माइनस आर। टोटल नंबर कितने हैं, एक तो आर्गन हो गया, फिर 2 3 4, 4 आपके यहाँ पे कंपोनेंट दिख रहे हैं आपको, सॉरी टोटल नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट 4 हो गए, सारे के सारे इक्विलिब्रियम में है, तो एक इक्विलिब्रियम हो गया। रिस्ट्रिक्शन क्या है, तो सर यहाँ पे कोई भी आयन नहीं बन रहा है और ना ही यहाँ पे कोई H पॉजिटिव OH नेगेटिव रिलीज हो रहा है। गाइस मैं पहले बता रहा हूं, जो बता के आया हूं वो इंपॉर्टेंट है, वो आपको आना चाहिए, ठीक है जी। तो इसमें R का वैल्यू कितना हो गया जी, 0। 0 क्यों हुआ, ना ही इसमें आयंस है, ना ही H पॉजिटिव OH नेगेटिव बन रहे हैं और ना ही पार्शियल प्रेशर सेम बोला है, तो आंसर विल बी
4 - 1 आंसर विल बी 3। तो 3 कंपोनेंट हो गए, एक फेज हो गया। फिर डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो फलक पे चल दो। एफ क्या है जी, c + 2 माइनस का p। c वैल्यू विल बी 3 + 2 माइनस का p विल बी 1। 5 - 1 आंसर विल बी 4। तो आंसर आ जाएगा जी 134। 134 इज द राइट आंसर। 134 इज द राइट आंसर, राइट ना। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट है जी, ठीक है। इसके अलावा एक ये सवाल है, ये भी इंटरेस्टिंग सवाल है, ये भी बढ़िया सवाल है। कह रहा था डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना है फॉर द सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ सॉलिड सुक्रोज इन इक्विलिब्रियम विद एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज। बात समझ आ रही है? चलो जी, बहुत बढ़िया। पहले तो मैं लिख देता हूं, सुक्रोज है सॉलिड में, वो इक्विलिब्रियम में है सुक्रोज एक्वस। इसका मतलब सर जो सुक्रोज मैंने डाला वो पूरा नहीं घुला है, कुछ घुल गया है, कुछ अभी भी अनडिजॉल्व्ड है, सॉलिड में ही है। ठीक है सर, अगर ऐसा है तो मुझे ये बताओ फेज कितना होगा। सर फेज की बात अगर करोगे तो मुझे एक तो अनडिजॉल्व्ड दिखेगा सॉल्यूशन में, और जो घुल गया वो तो मुझे नहीं दिखेगा, वो तो पानी में ही घुल गया, पूरा पानी दिखेगा। तो एक तो सॉलिड वाला दिखेगा, पानी दिखेगा। फेज कितने हो गए? 2। बहुत बढ़िया, 2 लिख दो। कंपोनेंट, डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना है ना, तो तुझे पता है फॉर्मूला वही है, फलक पे चल दो। तो ये फॉर्मूला लगाने के लिए एक तो सी पता होना चाहिए, एक पी पता होना चाहिए। पी निकाल लिया, सी निकालूंगा। सी कैसे होगा जी, n - e - r। टोटल नंबर गिन लो, 1 2, और नंबर गिनने हैं, ध्यान सुनना। एक्वस का मतलब है पानी भी है इसमें, है ना। तो अगर मैं ऐसा कोई डब्बा बनाऊंगा तो उसमें ये सॉलिड वाला भी है, ये एक्वस में भी है, और याद करो हम इसमें पानी को भी काउंट करेंगे। अरे ऑब्वियसली ना यार, अगर मैं तुझे Na2SO4 देता था और तुझे 2Na पॉजिटिव एक्वस और SO4 2 नेगेटिव एक्वस में इसको तोड़ देता था, तो तुम्हें इतना तो पता है ना इसमें टोटल कंपोनेंट कितने होंगे। तो इसको अगर मैं रिप्रेजेंट करूं तो Na2SO4 सॉलिड, Na पॉजिटिव, SO4 2 नेगेटिव, और वाटर लिक्विड। वाटर लिक्विड कैसे पता लगा? क्योंकि सर एक्वस लिखा हुआ है। तो ऐसे ही अगर मैं इसका डब्बा बनाऊं तो सॉलिड भी होगा, ये भी होगा, और पानी भी होगा। इसमें नंबर कितने हो गए? 3। इक्विलिब्रियम 1 हो गया। ना ही ये टूट रहा है, क्योंकि टूटता है, इसको टूटता हुआ दिखाना है तो उसमें आयंस भी काउंट करने पड़ेंगे, है ना, राइट ना। तो इस केस में मैं इक्विलिब्रियम कितना कहूंगा जी? 1 है। और रिस्ट्रिक्शन कोई भी नहीं है, ना ही इसमें कोई आयन बन रहा है, ना ही इसमें पानी से H पॉजिटिव H नेगेटिव को मैं बनता दिखा रहा हूं, तो रिस्ट्रिक्शन 0 आ जाएगा। आंसर विल भी 2 कंपोनेंट हो जाएंगे। तो फेज 2 कंपोनेंट 2, फार्मूला लगा दो, फार्मूला लगा दो जी, ऊपर वाला कौन सा, फलक पे चल दो। ठीक है जी, 2 + 2 - 2 4 - 2 आंसर विल बी 2। 2 कंपोनेंट सिस्टम है जी, ठीक है, ये 2 कंपोनेंट्स। आई होप सो सारी बातें तुम्हें क्लियर हो रही होंगी, ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट है जी, ठीक है। राइट। तो अभी तक अपन ने एक तो फेजेस के बारे में जाना, उसके बेसिस पे कुछ सवाल किए, और फेज रूल को अप्लाई करना सीखा। अब मैं आपको थोड़ा सा एक स्टेप आगे लेके चलता हूं, थोड़ा सा मैं आपको हिंट देता हूं फेज डायग्राम का, है ना। एक फेज डायग्राम, क्योंकि मैंने आपको बताया है फेज डायग्राम क्या है, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि सर अगर आप कोई फेज का ट्रांजिशन पढ़ते हो, और ट्रांजिशन करवाने का एक ही तरीका है, उसके जो टेम्परेचर प्रेशर है वो बदल दे। तो मान ले मैंने किसी का टेम्परेचर प्रेशर बदल दिया और वो फेज भी बदलने लग गया, तो उस टेम्परेचर प्रेशर के वेरिएशन से वो फेज का क्या वेरिएशन हो रहा है, उस पूरी कहानी का रिप्रेजेंटेशन ही कहलाता है फेज डायग्राम। अंग्रेजी में लिख दे रहा हूं, विद चेंज इन डिग्री ऑफ फ्रीडम, दैट इज टेम्परेचर प्रेशर एक्सेट्रा, the representation of diagram, the representation of diagram या representation of phase transition in a diagram is called phase diagram, राइट ना। तो यहां पे मैंने एक बड़ी कमाल की डेफिनेशन लिख दी है। ये सारी बातें क्या होती हैं, आइए मैं इसको समझाना शुरू करता हूं। तो अगर मैं फेज डायग्राम बनाऊं तो फेज डायग्राम के लिए अपन को डिग्री ऑफ फ्रीडम चाहिए। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है कि सर मिनिमम नंबर ऑफ वेरिएबल जो उस सिस्टम को डिफाइन कर रहे हो,
अब डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है ना। अब 2 होगा कि 3 होगा ये हमें कैसे पता चलेगा, तो उसी के आधार पे मैं ये फेज डायग्राम बनाऊंगा। मतलब आइए मैं इसको समझाना शुरू करता हूं। तो जो फेज डायग्राम है उसको मैं दो तरीकों से क्लासिफाई कर सकता हूं। कि अगर मेरे पास मैक्सिमम डिग्री ऑफ फ्रीडम जो निकालना है, जिसका फॉर्मूला होता है C+1, तो अगर वन कंपोनेंट सिस्टम हुआ, या यूं कह ले फेज डायग्राम ऑफ वन कंपोनेंट सिस्टम और फेज डायग्राम ऑफ टू कंपोनेंट सिस्टम, ठीक है। इसके बेसिस पे अपन फेज डायग्राम बनाते हैं। इसका एफ मैक्सिमम कितना हो सकता है जी, C+1। तो सर जब C का वैल्यू 1 है, वन कंपोनेंट सिस्टम है, तो एफ मैक्सिमम कितना हो जाएगा सर 2। मतलब कि सर दो ऐसे वेरिएबल चाहिए होंगे जिसके बीच में ग्राफ बनेगा। सिमिलरली अगर C का वैल्यू 2 है, टू कंपोनेंट सिस्टम लिख रहा हूं, तो एफ मैक्सिमम कितना आ जाएगा सर 3। मतलब कि 3 वेरिएबल्स पे वो सिस्टम डिपेंड करेगा। तो जब मैं 3 की बात करूंगा ना, तो इसमें मैं एक अजम्पशन मानूंगा जिसको मैं कहूंगा जी रिड्यूस्ड फेज रूल बनाऊंगा उस केस में मैं। और इस केस में क्योंकि 3 वेरिएबल है, तो तीनों को मैं एक साथ रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। दैट मींस ऑब्वियसली ना यार, अगर मैं ये प्रेशर टेम्परेचर लिख दूं, अब इसमें तीसरा भी लगा दूं, तो 3D बनेगा ना पूरा डायग्राम। तो 3D को 2D में बनाने के लिए हम इस 3 में से एक घटाएंगे। मतलब टू कंपोनेंट, या यूं कह ले कि टू कंपोनेंट के लिए हम 2 ही डिग्री ऑफ फ्रीडम का इस्तेमाल करेंगे। अभी जो भी बातें मैं बोल रहा हूं इसको अपन बहुत डिटेल में पढ़ेंगे जब अपन टू कंपोनेंट सिस्टम्स की बात करेंगे। फिलहाल के लिए मैंने जस्ट आपको एक छोटा सा आइडिया दिया है कि फेज डायग्राम क्या होता है। फेज डायग्राम को अपन दो हिस्सों में तोड़ सकते हैं। दो हिस्सों में कैसे तोड़ सकते हैं, क्योंकि कोई भी डायग्राम बनाने के लिए हमें कोऑर्डिनेट्स का जरूरत होता है। और अगर ये कोऑर्डिनेट दो हुए तो उसको वन कंपोनेंट के लिए बोलूंगा, क्योंकि एफ ही तो है कोऑर्डिनेट, वही तो डिग्री ऑफ फ्रीडम है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर दो हुए, दैट मींस ये वन कंपोनेंट सिस्टम का ग्राफ है। अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम जैसे कि टू कंपोनेंट सिस्टम के लिए बनाना चाहता हूं, उसके इसमें 3 निकलेंगे, बट मैं 2 का इस्तेमाल करूंगा, वो चीज अपन देखेंगे। बट फिलहाल के लिए मैंने अभी सिंपल भाषा में इसको क्लासिफाई किया दो तरीकों से, वन कंपोनेंट सिस्टम और टू कंपोनेंट सिस्टम। तो दो ही ग्राफ अपन को पढ़ने, फेज डायग्राम। अब इन दोनों को पढ़ने से पहले थोड़ा सा एक आइडिया ले लेते हैं बेसिक सा डायग्राम का, है ना, और ये ग्राफ का। तो फेज डायग्राम, अगर मैं फेज डायग्राम की बात करता हूं, तो फेज डायग्राम में क्योंकि अपन को फेज को ही रिप्रेजेंट, अबे फेज डायग्राम मतलब फेज को ही रिप्रेजेंट करना है। फेज को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने कहा कि मान ले अगर तुझे फेज को रिप्रेजेंट करना है, तो यार फेज कौन कौन सी है। तो तुम कहोगे कि सर अगर फेज को ही रिप्रेजेंट करना है तो मुझे तो फेज 3 ही पता है, और 3 ही होती हैं। कौन कौन सी जी, पहला सॉलिड, दूसरा लिक्विड, तीसरा वेपर या गैस। अब सवाल उठता है कि सर सॉलिड क्या होता है। ठीक है, इसको और ढंग से लिखूं तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। थोड़ा सा इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, ये 3 फेज में होता है, सॉलिड में, लिक्विड में और गैसेस में। ठीक है जी, तो जो भी सॉलिड है, लिक्विड है और गैसेस है, ये जो 3 फेज हैं, अगर इन तीनों फेजेस को मुझे इस कोऑर्डिनेट के बीच में रिप्रेजेंट करना हो, तो तुम जानते हो ना कि सर तीनों फेज हां होते हैं, बट तीनों फेज के होने के पीछे इनका एक स्पेसिफिक वैल्यू होता है। एक फिक्स्ड टेम्परेचर प्रेशर पे आइस होगा, सॉलिड होगा, एक फिक्स्ड टेम्परेचर प्रेशर पे वो लिक्विड होगा, एक फिक्स्ड टेम्परेचर प्रेशर पे वो वेपर होगा। तो सर हाँ ठीक है, अगर इसके बीच में आपको फेजेस को रिप्रेजेंट करना है, तो सॉलिड लिक्विड गैस कहां आएगा, उसके लिए आपको इनका किस रेंज में होना है, या यूं कह लिए किस रेंज में एग्जिस्ट करेंगे, इस टेम्परेचर प्रेशर की कौन सी वैल्यू पे एग्जिस्ट करेंगे, ये जानना थोड़ा सा जरूरी है। और वो कैसे जानेंगे, बहुत सिंपल है। तो सबसे पहले तो अगर मैं आपसे कहूं सॉलिड क्या होता है, लिक्विड क्या होता है, गैस क्या होता है, तो ये सारी बातें आप जानते हैं। और ये जानते हैं क्या क्या जानते हैं आप, वो सारी बातें मैं यहां पे लिख देता हूं। थर्मल एनर्जी, टी मतलब थर्मल एनर्जी, और आईएमएफ मतलब इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। मैं फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूं, टीई मतलब थर्मल एनर्जी और आईएमएफ मतलब इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। तो सब में मैं यही लिखूंगा।
और आप जानते हैं कि बेसिक क्लासिफिकेशन हम ऐसे ही करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ थर्मल एनर्जी एंड फोर्सेस। और इसके बेस पे अगर मुझे बोलना हो तो थर्मल एनर्जी सॉलिड्स में बहुत कम होगा, वेरी लेस। और अगर ऐसा है तो इसी वजह से उनमें फोर्सेस वेरी हाई होती हैं। अब ये बात आप कैसे समझेंगे? ऑब्वियसली ना यार, अगर सॉलिड की बात करता हूं, सॉलिड बहुत पास पास होते हैं, और पास पास होते हैं तो वो एक दूसरे को पकड़ के रखते हैं, हिलते कम है, और हिलते कम है दैट मींस फोर्सेस ज्यादा हैं और उसमें थर्मल एनर्जी कम है। ऐसी अगर मैं इसके गैसेस की बात करूं, ये बिल्कुल अपोजिट है, इसकी हाई थर्मल एनर्जी होती है और इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत कम होती है, वेरी लेस, है ना। अब अगर मैं लिक्विड्स की बात करता हूं तो लिक्विड्स में इन बिटवीन होता है, थर्मल एनर्जी भी इन बिटवीन होता है, आईएमएफ भी इन बिटवीन होता है। अब ये जो मैंने बात लिखी है, तुम कहोगे सर ये इंपॉर्टेंट कैसे? और ये बात मैंने लिखी क्यों थी? क्योंकि सर आप तो हमें ये बताना चाह रहे थे कि एक प्रेशर टेम्परेचर का ग्राफ जब बनाओगे, जिसको फेज डायग्राम कहते हो, जो फेज का ट्रांजिशन रिप्रेजेंट करता है, तो इनके बीच में, इन कोऑर्डिनेट्स के बीच में अगर आपको फेजेस को रखना होगा तो इनका एक स्पेसिफिक वैल्यू पे ही कोई फेज एग्जिस्ट करेगा कि सॉलिड भैया यहां होगा, गैस यहां होगा। अब वो हमें कैसे पता चलेगा? तो उसी को बताने के लिए मैंने ये बता दिया आपको कि सर सॉलिड में वेरी लेस थर्मल एनर्जी होता है, हाई होता है। ऐसे ही लिक्विड में बता दिया, ऐसे गैस में बता दिया। अब इनसे मुझे क्या आइडिया मिल रहा है? तो जैसे ही मैंने कहा सॉलिड जिसमें हाई फोर्सेस हैं और लेस थर्मल एनर्जी है, लेस मतलब कि इसमें लो टेम्परेचर है। ऑब्वियसली ना, मॉलिक्यूल पास पास होंगे, थर्मल एनर्जी कम का मतलब टेम्परेचर कम है, और हाई प्रेशर है। इस केस में उल्टा, हाई तापमान है, दूर दूर होंगे, दूर दूर टहल रहे हैं, और लो प्रेशर है। और इस केस में इन बिटवीन, मॉडरेट लिख ले, मॉडरेट प्रेशर एंड टेम्परेचर। अब इस बात से मुझे क्या समझ आता है? मुझे यह समझ आता है कि सर इससे हमें इतना तो आइडिया मिल जाएगा कि अगर हाई टेम्परेचर इस तरफ और लो प्रेशर नीचे की तरफ, मतलब इस रीजन में क्या होगा जी? गैस। ऐसे ही लो टेम्परेचर, इस तरफ टेम्परेचर बढ़ रहा है तो इस तरफ घटेगा, और हाई प्रेशर यहां पे क्या होगा तेरा? सॉलिड। तो अगर मैं यहां पे 3 गोले बनाऊं, तो अब मुझे तो नहीं लगता कि आपको इसमें कोई भी दिक्कत होनी चाहिए कि अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ इन तीनों गोलों में सॉलिड कहां होगा, लिक्विड कहां होगा, गैस कहां होगा, तो आप 1 सेकंड में बता देंगे सर लो टेम्परेचर हाई प्रेशर पे सॉलिड। ऐसे ही ये गैस और इन दोनों के बीच में लिक्विड। अब सवाल उठता है कि सर ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर मेरे पास यहां पे टेम्परेचर है तो इस टेम्परेचर तक ये सॉलिड एक्ट करेगा, बट मान ले अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता चलूं, ध्यान सुनना, अगर टेम्परेचर बढ़ाता चलूं तो सर होगा ये कि ये सॉलिड वाला लिक्विड में जाने लग जाएगा। यस और नो? अबे सॉलिड वाला लिक्विड में जाने लग जाएगा तो एक ऐसा पॉइंट आएगा ना कि पहले ये सॉलिड ही था, एक पॉइंट के बाद लिक्विड बनना शुरू हो जाएगा, या एक ऐसा पॉइंट आएगा जिसमें सॉलिड भी होगा लिक्विड भी होगा बराबर में। तो उस पॉइंट को अगर मुझे रिप्रेजेंट करना है तो मान ले मैंने कहा इधर तक सॉलिड ही था और इसके बाद तेरा लिक्विड रहा, ऐसे इधर तक तेरा गैस ही था, ऊपर लिक्विड हो गया, तो ये आ गया तेरा। और इन गैस और लिक्विड को भी, सॉरी गैस और वेपर को भी सेपरेट करने के लिए मैंने एक लाइन लगा दी। तो कुछ इस प्रकार से आपका दिखता है फेज डायग्राम जो मैंने आपको समझाया। दैट इज व्हाट द जनरल फेज डायग्राम। ठीक है, ऊपर सॉलिड, यहां गैस, यहां लिक्विड। अब सवाल उठता है कि सर इस पूरी कहानी से हमें जो बात याद रखनी है, जिससे सवाल होंगे, जरा वो बता। तो वही मैंने बताया तुझे कि अगर मैं इस फेज को कहता हूं तो ये सॉलिड है, इसको लिक्विड कहता हूं, बट अगर लाइन पे कहता हूं तो दोनों ही है, दोनों ही है। अगर इस लाइन पे कहता हूं तो दोनों ही है, इस लाइन पे कहता हूं तो दोनों ही है। कौन से दोनों? कौन से दोनों जी? तो इसको नंबरिंग कर देता हूं मैं, 0 A B C। OA वाला क्या कर्व है सर? ये लिक्विड और गैस का इक्विलिब्रियम रिप्रेजेंट करता है, दैट इज व्हाट वेपराइजेशन कर्व है। लिक्विड और गैस का इक्विलिब्रियम, वेपराइजेशन कर्व, राइट ना। दूसरा, अगर मैं OC की बात करता हूं तो OC तेरे पास है, दैट इज व्हाट सॉलिड और वेपर का इक्विलिब्रियम, और इसको मैं कहता हूं सब्लिमेशन कर्व, राइट। बहुत बढ़िया। अगेन OB को मैं क्या नाम दूंगा सर? इसको सॉलिड और लिक्विड के बीच का इक्विलिब्रियम है, तो इसको मैं कहूंगा फ्यूजन कर्व। फ्यूजन मेल्टिंग ही होता है ना, फ्यूजन कर्व। ठीक है जी। तो ये तीनों कर्वों के अपन ने नाम लिख दिए हैं,
तीनों का मतलब लिख दिया है। अब सवाल उठता है कि सर ठीक है, इस पे दो एग्जिस्ट कर रहे हैं, इस पे दो एग्जिस्ट कर रहे हैं, इस पे दो एग्जिस्ट कर रहे हैं, अब ये कहीं आके मिल भी तो रहे हैं, और इसी पॉइंट पे जहां पे ये तीनों मिल रहे हैं तो तीनों ही होंगे। अबे तीनों मिल रहे हैं तो तीनों ही होंगे, तीनों फेज होंगे। तो ऐसे पॉइंट जहां पे तीनों फेज एग्जिस्ट करते हैं, इस पॉइंट को प्यार से कहा जाता है जी ट्रिपल पॉइंट। याद रखना, ट्रिपल पॉइंट, द पॉइंट वेयर ऑल द थ्री फेजेस को एग्जिस्ट, ऐसे फेजेस को कहा जाता है जी ट्रिपल पॉइंट। अब ये इंपॉर्टेंट है इस ट्रिपल पॉइंट की कहानी। तो ट्रिपल पॉइंट एक से ज्यादा हो सकते हैं, डेफिनेटली हो सकते हैं। मतलब एक से ज्यादा ऐसे ग्राफ में, फेज डायग्राम में एक से ज्यादा ऐसे पॉइंट हो सकते हैं जहां पे तीन ही फेज मिल सकते हैं, ये बात ध्यान रखना। ऐसे डायग्राम्स में सिर्फ तीन ही ऐसे फेज होंगे जो आपस में मिल सकते हैं। चार फेज जहां मिलेंगे वो डायग्राम गलत होगी। ठीक है, आइए मैं आपको सिखाता हूं मैंने क्या बोला, ध्यान सुनना। ये राजी सवाल, एक बार ये सवाल देखेंगे, ये टेफर 2015 का सवाल है। ये सवाल हमें कहता है कि इन द प्योर सब्सटेंस कैन एग्जिस्ट इन सेवरल डिफरेंट फेजेस, ए बी सी डी, वो सारे मेंशन किए हुए हैं यहां पे, हमें उससे कुछ लेना देना नहीं है। ठीक है, ये ए बी सी तुम्हें पता होना चाहिए। अगर लाइन पे नहीं है तो ये एक फेज है, अगर ये लाइन पे तो वो दोनों ही है, लाइन पे दोनों ही एग्जिस्ट कर रहे हैं, ये बात ध्यान रखना। अरे भैया अभी बनाया था ना मैंने, देख ऐसा था तो यहां तो सॉलिड ही था, यहां लिक्विड था, यहां गैस था, बट इस लाइन पे सॉलिड और लिक्विड दोनों है। ये बात ध्यान रखनी है आपको। ठीक है जी, चलो बहुत बढ़िया। तो फिलहाल के लिए वो कह रहा है कि अगर ये सारे फेजेस हैं ए बी सी डी ई एफ, है ना, ये सारे के सारे फेजेस हैं, तो इसमें ये जो अल्फा पॉइंट है, ये बीटा पॉइंट है, ये गामा पॉइंट है, और ये डेल्टा पॉइंट है ना। आई होप सो ये दिख रहा होगा आपको। ठीक है, ये अल्फा पॉइंट है, ये बीटा पॉइंट है, ये गामा पॉइंट है, ये डेल्टा पॉइंट है। तो उसने एक ग्राफ दे दिया है, हमसे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द डायग्राम। तो अभी मैंने आपको एक बहुत कमाल की चीज बताई कि इन फेज डायग्राम आपको ये ध्यान भी रखना है, यस मोर देन वन ट्रिपल पॉइंट will exist, but at triple point phase must be only 3 for one component system। एक कंपोनेंट सिस्टम के लिए स्पेसिफिकली बात कर रहा हूं, वन कंपोनेंट सिस्टम के लिए अगर मुझे ये निकालना हो कि भैया ट्रिपल पॉइंट एक से ज्यादा हो सकते हैं, बट जो भी ट्रिपल पॉइंट होगा वहां पे मैक्सिमम फेज तीन ही मिलने चाहिए, उससे ज्यादा नहीं मिलनी चाहिए। आइए मैं आपको सिखाता हूं। तो अगर ये एक फेज है, ये एक फेज है, ऑब्वियसली ये बी फेज है, ये ए फेज है, ये सी फेज है। अगर ये फेज है तो ये तीनों यहां पे मिल रहे हैं तो तीनों फेज है, ये भी एक ट्रिपल पॉइंट हो सकता है। इधर आ जा डी पे, डी पे अगर मैं बात करता हूं, सॉरी इस वाले पॉइंट पे, बीटा वाले पे, तो एक बार ये वाला फेज मिल रहा है, ये वाला फेज मिल रहा है, ये वाला फेज मिल रहा है, ये भी ट्रिपल पॉइंट है। तुम बात तो समझ रहे हो ना, इस पॉइंट पे ये वाला फेज आके मिल रहा है, ये वाला फेज आके मिल रहा है, ये वाला फेज आके मिल रहा है, ये तो सारा एक ही फेज है ना बी वाला, तो यहां पे 3 पॉइंट है। अगर मैं इस डेल्टा पे बात करता हूं तो एक तो ये ई वाला मिल रहा है, सी वाला मिल रहा है और डी वाला मिल रहा है, यहां भी 3 मिल रहे हैं। अगर मैं इस पॉइंट पे बात करता हूं गामा पे, तो गामा पे देखो ई वाला भी मिल रहा है फेज, सॉरी एफ वाला भी मिल रहा है, ई वाला भी मिल रहा है, डी वाला भी मिल रहा है और नीचे बी वाला भी मिल रहा है। ओवरऑल कहने का मतलब यह है कि सर अगर आप इस गामा पॉइंट को देखेंगे, इस गामा पॉइंट को, तो गामा पॉइंट पे आपको 4 फेजेस दिख रहे हैं। तो लेट सपोज अगर मैं गामा पॉइंट पे फेज निकालता हूं तो 4 दिख रहे हैं। और प्रेशर और टेम्परेचर हमेशा ध्यान रखना, हमेशा ध्यान रखना, यहां लिख भी सकते हो आप, मैं लिख भी देता हूं, प्रेशर और टेम्परेचर का ग्राफ होगा तो वो वन कंपोनेंट सिस्टम ही कहलाएगा, क्योंकि वन कंपोनेंट में जनरली अपन प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में ही फेज डायग्राम बनाते हैं। तो यहां पे कंपोनेंट कितने हो गए 1, तो फलक पे चल दो, लगा दो, एफ निकालो, तो 1 + 2 माइनस का 4, 3 - 4 आंसर विल बी -1। और मैंने आपको बताया डिग्री ऑफ फ्रीडम कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, 0 हो सकता है, और अक्सर होता भी है ट्रिपल पॉइंट पे। अगर तुम यहां पे निकालोगे, इस वाले पॉइंट पे निकालो, निकालो यहां पे 1 2 3 फेज कितने हैं जी 3, कंपोनेंट कितना है जी 1, तो एफ कितना होगा C + 2 माइनस का P, 3 - 3 आंसर विल बी 0। तो ट्रिपल पॉइंट पे तो 0 ही होगा हमेशा।
बट इस पॉइंट को अगर तुझे ट्रिपल बोलना है तो इस पे जीरो आना चाहिए, जो कि नहीं आ रहा है। दैट मीन्स कि ये जो ग्राफ है इसके लिए करेक्ट स्टेटमेंट क्या है कि द पॉइंट गामा कैन नॉट बी प्रेजेंटेड इन द फेज डायग्राम। बिल्कुल नहीं होना चाहिए, गामा नहीं होना चाहिए, है ना। मैंने डायरेक्ट क्लास वाले ऑप्शन पढ़ दिया, जो कि आंसर है कि द पॉइंट गामा कैन नॉट बी प्रेजेंट इन द फेज डायग्राम। बिल्कुल जी, यही तुम्हारे पास सही स्टेटमेंट है। वो कह रहा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए जी। ऊपर वाला पढ़ लो, द फेज डायग्राम कैन नॉट बी एन आइलैंड। बिल्कुल ऐसा हो सकता है, सल्फर का ऐसा बनता है, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद द डायग्राम विच इज रॉन्ग, द डायग्राम इज रॉन्ग एज इट हैज मोर देन वन ट्रिपल पॉइंट। बिल्कुल हो सकता है जी, एक से ज्यादा ट्रिपल पॉइंट हो सकते हैं, एक से ज्यादा ट्रिपल पॉइंट हो सकते हैं। अगेन द डायग्राम इज करेक्ट इन ऑल रिस्पेक्ट। ऑल रिस्पेक्ट में करेक्ट नहीं है, क्योंकि यहां पे इस पॉइंट को मैं ट्रिपल पॉइंट नहीं कहूंगा, क्योंकि ट्रिपल पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां पे डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसा आ जाए, जीरो आ जाए। यहां पे जीरो नहीं आ रहा, कहां पे, गामा पे। तो एक बहुत बढ़िया सवाल था, अच्छा सवाल था, ठीक है जी, इसको ध्यान रखना जी आपको, ठीक है। उसके अलावा अगर मैं आपसे बात कहूं कि सवाल और कैसे आते, तो एक दो सवाल अपन और कर सकते हैं, ठीक है जी। जैसे एक सवाल ये है, ये एक सवाल है, ठीक है। ये सवाल है कि सर्टेन सिस्टम इज नोन टू एग्जिस्ट इन फोर फेसेस। चार फेस में कोई सिस्टम एग्जिस्ट कर रहा है। विच ऑफ द फोर इज डेफिनेटली नॉट अ फेज। इनमें से कौन सा ऐसा है जो विच ऑफ द फॉलोइंग डेफिनेटली नॉट द फेज डायग्राम। इनमें से कौन सा ऐसा है जो फेज डायग्राम को करेक्टली रिप्रेजेंट नहीं करता। चार फेजेस हैं तो चारों मिलने चाहिए। तो अगर मैं बात करता हूं इस केस में, ठीक है जी, तो यहां पे एक दो तीन और चार फेज हैं, ठीक है, चारों सेपरेट हो रहे हैं। यहां पे बात करता हूं तो एक दो तीन चार, है ना, यहां भी चार पॉइंट है। और अगर मैं यहां पे बात करता हूं विच ऑफ द फोर इज नॉट करेक्टली, ठीक है, अगर मैं इसकी बात करता हूं तो यहां पे तेरे पास ओवरऑल अगर मैं निकालना चाहूं तो आपके पास टोटल फेज एक दो तीन चार है, जो कि यहां मिल रहे हैं। तो मान ले मैंने चार निकाला, माइनस का एक किया कंपोनेंट के लिए, है ना, डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना है। सी प्लस टू माइनस का पी। सी कितना है जी, कंपोनेंट कितने हैं इस केस में, तो मैंने बताया प्रेशर टेम्परेचर के लिए एक ही कंपोनेंट होगा, वन प्लस टू माइनस का पी। पी कितने, एक इस पॉइंट पे कितने फेज होंगे, एक दो तीन चार फेज है, तो तीन माइनस चार, आंसर विल बी माइनस। तो ऐसा एक पॉइंट हो ही नहीं सकता जिसपे माइनस आ जाए। कितने मर्जी फेज का कंपोनेंट हो, ट्रिपल पॉइंट पे तीन ही फेज मैच करते हैं। कितने मर्जी का हो, ट्रिपल पॉइंट पे तीन ही फेज आके मिलते हैं। अगर तीन ना मिले, चार मिलेंगे, तो देख नेगेटिव आ रहा है, तो ये डायग्राम गलत हो जाएगा। और गलत ही पूछा है तो दिस इज व्हाट द आंसर। आई होप सो ये सारी बातें आपको क्लियर हो रही होंगी। तो अब ये जो अब आज की क्लास में अपन ने पढ़ी है बातें, आज की क्लास में अपन ने एक तो डिग्री ऑफ फ्रीडम, फेज और कंपोनेंट को निकालना सीखा है। और दूसरा, ये जो कंपोनेंट्स हैं, इन सारे कंपोनेंट्स को अपन अगर डिटेल में स्टडी करें, थोड़ा सा अपन ने वैसे आइडिया ले लिया है फेज डायग्राम का कि सॉलिड कहां एग्जिस्ट करता है, लिक्विड कहां एग्जिस्ट करता है, वो सारा आइडिया अपन ने ले लिया है। ट्रिपल पॉइंट जान लिया है, उस पर सवाल भी कर लिया है, ये कर्व के बारे में जान लिया है। अब अगर मैं इसी में अगली कहानी जानना चाहूंगा, तो अगली कहानी है कि सर ये कर्व सीधा क्यों आ रहा है, ये ऐसे क्यों नहीं आता। दैट मीन्स इस कर्व को डिफाइन करने के लिए, ये जो कर्व है जो सेपरेट कर रहा है, इसको डिफाइन भी किया जा सकता है। और इसको डिफाइन करने के लिए हम अगली कहानी जो पढ़ने वाले हैं वो क्लैसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन होगी, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करने वाले हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम ये सारी बातें पढ़ने वाले हैं कि कंपोनेंट्स, वन कंपोनेंट सिस्टम, टू कंपोनेंट सिस्टम, ठीक है जी, यूटेक्टिक पॉइंट्स, वो सारी बातें अपन, कॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट, वो सारी बातें अपन एक और लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास में जो अपन ने फेज इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ा है, आई होप सो वो सारी बातें आपको समझ आई होंगी, वो सारी बातें आपने इजीली समझ भी ली होंगी और उसको अप्लाई भी किया होगा मेरे साथ सवालों में, ठीक है जी। अब जो भी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें मैं वो सारी बातें बची हुई हैं जो वो बता दूंगा, और उसके बेसिस पे जितने भी सवाल होंगे वो हम सारे सवाल कर लेंगे। तो आई होप सो ये वीडियो आपके लिए बहुत बहुत फायदेमंद रहे। ऑल द बेस्ट गाइस, बाय बाय।